दलाली का बिजनेस इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। फिर चाहे आप बात करो अमेजॉन की, स्विगी की, जोमेटो की, ओला की, उबर की, ये सभी कहीं ना कहीं दलाली का ही बिजनेस कर रहे हैं, यानी ब्रोकिंग का बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक ब्रोकर्स जो है वो एक बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2024 में इस इंडस्ट्री ने 40% से ग्रोथ की है और 2025 में हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री $4.25 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंचेगी। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने राजेंद्र दादा को बुलाया है जो कि इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं। और आज ये पॉडकास्ट बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। पैसा तुम्हारा पैसा जिसने लिया है वो यहाँ बैठे बोलते रहे इतनी ब्रोकरेज कटी, हिसाब इनसे ही करना है। इनसे आज हम कमेंट में सारा हिसाब डाल देना पॉडकास्ट देख लो फिर आके। और यार थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं बिलीव कर रहा हूँ कि व्यूअर्स को और क्लैरिटी मिलेगी ब्रोकिंग इंडस्ट्री है क्या, ब्रोकर्स का काम क्या है और उससे रिलेटेड जो एरियाज है उसमें। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को आज भी यही लगता है कि ब्रोकर का काम सिर्फ इतना है कि आपके ट्रेड लगा देना है, आपके ट्रेड काट देना है और उससे जो ब्रोकरेज जनरेट हो रही है वो ले लेना है। पर इसी से दादा आपसे एक सवाल है कि एग्जैक्टली ब्रोकर का रोल क्या है? ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर आज की तारीख में जो है अगर हम देखें तो एक मीडिएटर का काम करता है जो एक्सचेंज और क्लाइंट के बीच में बैठा हुआ है ना। तो हमारा ब्रोकर का स्पेशली काम है डीमेट अकाउंट ओपन करना और उसको तमाम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब हमारी इंडस्ट्री जब हम शुरुआत की थी तब डीमेट अकाउंट की अगर बात करें तो हम क्लाइंट के पास जाना है, उससे डीमेट के लिए फॉर्म फिल करवाना है, फिर एक आध सिग्नेचर छूट गया तो वापस से सिग्नेचर करवाने जाना और तमाम सारी चीज़ें थी जिसको टेक्नोलॉजी के आने से उसको बेनिफिट मिला और अब सारे डीमेट अकाउंट जो है ऑनलाइन ओपन होने लगे। और इस रीज़न से हमारे यहाँ जो देखें तो क्लाइंट का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अच्छा दादा, मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे हमारी लाइफ में एक बहुत मेजर टर्न पॉइंट आया है कोविड। हर इंडस्ट्री में कोविड के बाद ड्रास्टिक चेंज आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी रेवेन्यू और अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ चेंजेस आए आफ्टर कोविड? क्योंकि एज आई नो बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत लोग कोविड में घर में फ्री थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट सीखा। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आने में ब्रोकर का बहुत बड़ा फायदा होता है। मेरे हिसाब से जितने पार्टिसिपेशन बढ़ेंगे उतना ब्रोकर का फायदा है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? क्या रेवेन्यू वाइज अपॉर्चुनिटी वाइज डिफरेंस आया था? हाँ एग्जैक्टली आया है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी और हम देखें तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ डीमेट अकाउंट हुआ करते थे कोविड के पहले। उसके बाद से आज 18 करोड़ के आसपास के डीमेट अकाउंट हो चुके हैं, है ना। तो एक बड़ा चेंजेस आया है, बड़े लोगों का पार्टिसिपेशन आया। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की, क्या हुआ कि जब कोविड आया तो सब लोग अपने घर आए। अब जब घर आने के बाद जो मेट्रोज़ में रह रहे थे या जो कहीं अपने होम टाउन से दूर रह रहे थे उनके जो एक्सपेंसेस थे वो बचने लगे। जब बचे तो उन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, है ना। तो उनको सबसे आसान तरीका दिखा स्टॉक मार्केट। बस इसमें थोड़ा सा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में आए तो बट पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय जो ट्रेडिंग का पर्पस था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। रेवेन्यू नो डाउट अच्छा है पर रेशो वाइज थोड़ा सा अगर हम देखें कि क्लाइंट का टेन्योर कितना बड़ा इंडस्ट्री में, तो जो न्यू जनरेशन वाला क्लाइंट है उसका टेन्योर काफ़ी कम है। कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं कि क्वालिटी ट्रेडर्स कम हो गए। हाँ मतलब क्वालिटी ट्रेडर्स तो वैसे ही थे ही नहीं ना। आप देखो वो जो कोविड के बाद आए 1 महीना 2 महीना 5 महीना उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट की। तो इज इट पॉसिबल? आप इतने टाइम से एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो क्या पॉसिबल है कि आप 5 दिन 10 दिन या 1 महीना वीडियो देखने के बाद ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो फिर आपकी और ब्रोकर की रिक्वायरमेंट क्या है? सही बात कह रहे हो। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ दादा कि ये जो ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, है ना, उनके प्रति एज अ ब्रोकर आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हो? जैसे अगर मैं आज बात करूं कि ट्रेडर के प्रति या किसी इन्वेस्टर के प्रति एक ब्रोकर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरा काम सिर्फ किसी क्लाइंट का डीमेट अकाउंट ओपन करना नहीं है। मेरा काम है उसका डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसको सारी चीज़ें बताना, उसको उसके जो इन्वेस्टमेंट या उसका मेनली अगर हम देखें तो एक पर्पस होता है क्लाइंट का मार्केट में इंटर होने का। आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेडर हो, आप क्या करने के लिए आए हो, है ना। आज हम देखते हैं कि
10-12 मतलब अगर अभी देखोगे आप तो न्यू जनरेशन वाला जॉब लगती है और आता है मार्केट में और सीधा ऑप्शन खेलने लगता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी बात होगी कभी। पर अगर हम देखें तो मेरा जो काम है, मेरा क्लाइंट आता है, उसको इंट्रोड्यूस किया मैंने, उसके बाद मुझे उसको गाइड करना है उसके ट्रेड्स के बारे में, उसके गोल के बारे में, और स्टॉक कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, क्या रीज़न है उसके पीछे, वो तमाम सारी चीज़ें बताना हमारा इंपॉर्टेंट काम है। जैसे आज मैं बात करूँ किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, किसी भी ब्रोकर की, सभी ब्रोकर्स की एक मॉर्निंग में एक रिपोर्ट आती है, सभी ब्रोकर्स की आती है ना। उनकी रिसर्च टीम मेहनत करती है बैठ के और वो रिपोर्ट बना के देती है किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस स्टॉक में मिल सकती है, या किस रीज़न से मिल रही है, यूएस क्या था या इंटरनेशनल मार्केट क्या था, तमाम सारी चीज़ों के बाद वो रिपोर्ट बन के आती है। अब वो रिपोर्ट पढ़ता है हमारा जो रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव होता है या आरएम होता है या जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पढ़ना है, उसके बाद उसको क्लाइंट को अपडेट करना है उसके बारे में। बट यहाँ थोड़ा सा सिनेरियो अभी चेंज हो रहा है, जो न्यू कमर्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके साथ। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे को आपकी बात से समझ में आया, ये जो डिस्काउंट ब्रोकर जो आए हैं 20 रुपए पर ट्रेड वाले, है ना, इन्होंने दादा गेम बहुत चेंज कर दिया। गेम तो चेंज हुआ है ना, और बड़ा चेंज हुआ है। अभी आपका डीमेट अकाउंट है मेरे पास, या किसी XYZ का मेरे पास डीमेट अकाउंट, आपका एक अकाउंट डीमेट का जो है वो किसी डिस्काउंट ब्रोकर के पास भी, कोई भी हो सकता है वो। अब वहाँ पे आपको क्या लग रहा है, यार मुझे तो 20 रुपया ही देना है। आप सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आए हो, आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो या ट्रेडिंग करने आए हो? दो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं आपके, या तो आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। तो आप आपके पैसे को बढ़ाने के लिए आए हो या सिर्फ आप ब्रोकरेज बचाने के लिए आए हो? सही बात है। सही कह रहे हो। क्या रीजन हो सकता है? आप जब पैसे को ग्रो करना है आपको, तो उसके लिए आपको सही आदमी के पास जाना पड़ेगा, है ना। वो आदमी आपको गाइड करेगा, या वो जो पर्सन बैठा हुआ है। आज एक चीज देखना आप कि कई सारे अभी भी जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, उन्होंने आज तक 20 रुपया या 15 रुपये या फ्री डिलीवरी वो कॉन्सेप्ट लेकर ही नहीं आए। क्यों नहीं लेकर आए? उनको नहीं समझ में आ रहा कि बड़ी ब्रोकरेज बन रही होगी या बड़ा धंधा आ रहा होगा। सही पर बात वो है। आज भी स्टेबल है और वो आगे भी स्टेबल रहेंगे बिकॉज ऑफ दैट क्वालिटी। जो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन कर रखी है, जो एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है उस लेवल का हो रहा है, जो सर्विसेज वो क्लाइंट्स को डिलीवर कर रहे हैं वो उस लेवल के डिलीवर कर पा रहा है। यार मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, जैसे आप बात कर रहे हो कि एक बहुत बड़ा ब्रोकर है XYZ, आप दोनों हम जानते ही हैं, अपन दोनों किस सभी जानते हैं कि ये वही ब्रोकर है भाई। जब मार्केट रेड होता है तो पूरी बिल्डिंग रेड लाइट जलाता है, जब मार्केट ग्रीन होता है तो पूरी बिल्डिंग में ग्रीन लाइट जलती है, ये वही ब्रोकर है। अच्छा, तो मेरे को एक चीज समझ नहीं है कि यार इतना बड़ा ब्रोकर है, ठीक है, ये अपने ब्रोकिंग चार्जेस कम नहीं कर रहा। अच्छा, ये तो बहुत न्यू कमर है दादा। अपन लोग जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्री में थे तो हम ब्रोकरेज चार्जेस पे जब बात करते थे ना प्रतीक, तो हम कैसे बात करते थे कि ब्रोकरेज क्या लग रही है, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, मतलब हर 100 रुपए के टर्नओवर पे 1 पैसे की ब्रोकरेज। मतलब अगर मोटा मोटा पकड़े तो 1 करोड़ पे 1000 रुपए यानी 1 पैसा, 2 पैसा 2000, 3 पैसा 3000। अच्छा, डिलीवरी आज की तारीख में दादा फ्री हो गई है, पहले डिलीवरी के 10 गुना ज्यादा पैसे लगते थे। मतलब ब्रोकरेज जो प्लान होते थे वो कैसे होते थे, 2 पैसा 20 पैसा, 3 पैसा 30 पैसा, मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर इंट्राडे में कर रहे हो, 3 पैसा है तो 3000 की चार्जेस, डिलीवरी ले जा रहे हो तो 30,000 की ब्रोकरेज। अच्छा, अब जैसे ही इन्होंने नए ब्रोकर ने इस इंडस्ट्री में एंट्री करी, 20 रुपए प्लस डिलीवरी तो इन्होंने फ्री कर दी। तो मुझे ये समझना है कि यार जैसे हम जिस बड़े ब्रोकर की बात कर रहे हैं जिसने आज तक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लान निकाला नहीं, और लिटरली इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है आज की तारीख में, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट नहीं बोल सकते बट इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट फैसिलिटी वाइज बात कर लो, सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उस ब्रोकिंग फर्म की है। तो मुझे ऐसा लगता है जहां वो 1000 रुपए ले रहा है 1 करोड़ के टर्नओवर पे, वहीं पे ये वाले ब्रोकर 20 रुपए ले रहे हैं। तो जहां मुझे समझ में आ रहा है यार, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं अच्छी फैसिलिटी दूंगा तो मेरे खर्चे ज्यादा होंगे। तो यार ये ऐसे कैसे मेंटेन कर रहा है? 20 रुपए पर ट्रेड के पीछे क्या गोली खिलाई गई कि ये धंधा आ पाया है इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री में? जैसे आपने एक बात बोली कि अगर मैं सर्विसेज दूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस होंगे, है ना। तो और कोई भी फ्री में धर्मशाला लेके तो बैठा नहीं, या कोई सर्विसेज के भैया मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको देता रहूंगा सारी चीज। हर चीज की एक कॉस्टिंग होती है और उसके सारे जो एक्सपेंसेस लगे हुए होते हैं। तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके साथ एक अभी आपने रिसेंटली देखा होगा तो सेबी ने एक नया नॉर्म्स इम्पोज किया है कि भैया आप कोई भी ब्रोकर जो है उसको अगर कोई एक्सचेंज डिस्काउंट देता है, किस में, ट्रांजैक्शन चार्जेस में,
या टैक्सेशन में, तो वो इनको पहले क्या होता था, सपोज मान लीजिए कि 1,000 रुपये के टैक्सेस लगे फॉर एग्जांपल, तो उसमें से इनको 300 या 400 रुपये का डिस्काउंट आ जाता था। आपसे ब्रोकरेज मिली 20 रुपया, क्योंकि आप वो गेम ही नहीं समझ पा रहे हो। आप पहले मेरे साथ काम करते थे, मैं मतलब कोई ट्रेडिशनल ब्रोकर, और आप जो है एक डिस्काउंट ब्रोकर है। तो जब आप मेरे साथ काम करते थे तो आपको टैक्सेशन या आपको एक्सपेंसेस दिखते थे, तो इसकी वजह से आपने क्या किया, मेरे साथ एक लिमिटेड काम करते थे, जिससे आपको एक लिमिटेड लॉस या प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट के लिए तो आप बैठ सकते हो ना। एक्चुअली क्या हुआ कि अब जब आपने देखा कि यार मुझे तो 20 रुपये लगना है, मैं 2 लॉट खरीदूँ या 10 लॉट खरीदूँ या 50 लॉट खरीदूँ, इवन इन फ्यूचर्स ऑल्सो, है ना, तो फिर आपको लगा यार ये सस्ता है। अब सस्ता कैसे, आपने 1 लाख रुपये डाला, जो लॉस होगा वो तो आपके 1 लाख में से माइनस होगा ना। सही बात है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो सभी दूर हो रहा है जहाँ पे हो रहा है। अब जो टैक्सेशन जो 1,000 रुपये लगे थे आपके, उसमें से 300 रुपये का आपको जो है शेयरिंग आ गया आपको, मीन्स डिस्काउंट ब्रोकर, डिस्काउंट मिल गया। पर डिस्काउंट ब्रोकर को शेयरिंग, अच्छा, शेयरिंग मिलती है, किससे मिलती है दादा ये? जिस भी आप एक्सचेंज में काम कर रहे थे वो दे रहा था। फिर अभी कुछ दिन पहले जब आई थिंक लास्ट ईयर जो है सेबी ने नॉर्म्स दिए कि अब कोई भी ब्रोकर को आप जो है डिस्काउंट या जो आपका शेयरिंग है वो पास ऑन नहीं करोगे। अगर पास ऑन करते हो तो वो उसको क्लाइंट को पास ऑन करना होगी, है ना। तो आपसे ब्रोकरेज तो 20 रुपये लगी, क्योंकि आपको पर ट्रेड ऑर्डर है, पर जो टोटल एक्सपेंसेस हुए वो तो पूरे वॉल्यूम पे हुए ना। जो टैक्सेशन पार्ट है वो तो पूरा वॉल्यूम का हुआ, तो वहाँ जो पैसा मिला वहाँ शेयरिंग मिलती थी, उसका बेनिफिट आपको ये हो रहा था कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे 20 रुपये ब्रोकरेज लगी, पर एंड ऑफ द डे तो वो कमा रहा है ना, तभी तो ब्रोकर इतना बड़ा बन गया। डिस्काउंट ब्रोकर आज ट्रेडिशनल ब्रोकर को छोड़ के इतना आगे कैसे पहुंच रहा है, उसके पीछे का मतलब, मैं इस डिबेट में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरा कोई पर्टिकुलर इंटेंशन ये नहीं है कि भाई डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा है या ट्रेडिशनल ब्रोकर अच्छा है। ये आपको समझने की जरूरत है कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है, आप पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है इस मार्केट में आने का। अच्छा दादा, एक सवाल और है, जैसे मैं डिस्काउंट ब्रोकर मैं भी यूज़ करता हूँ, है ना, मैं ट्रेडिशनल ब्रोकर भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत पुराना ट्रेडर हूँ, बहुत पुराना पार्टिसिपेंट हूँ इस मार्केट का, तो मुझे तो पता है कि फ़र्क क्या है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ हमारे व्यूअर्स को भी एक्चुअल ब्रोकिंग का मतलब समझ में आए कि ब्रोकर्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। क्योंकि एज अ डिस्काउंट ब्रोकर अगर मैं बात करूँ कि मेरा मान लो XYZ किसी कंपनी में डिस्काउंट ब्रोकिंग के या डीमेट अकाउंट है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है, उन्होंने ऑनलाइन मेरा खाता खोल दिया, ठीक है, KYC WYC कर दी, 2 घंटे के अंदर मेरा खाता खोल दिया। अब उसके बाद सेगमेंट एक्टिवेट कर दिया उन्होंने, उसके बाद उनकी तरफ से मुझे कोई सर्विस नहीं है। अगर मेरे को सौदे लगाने हैं तो मैं खुद लगा रहा हूं, मुझे कोई भी इशू आ रहा है तो मैं मेल कर रहा हूं या तो कस्टमर केयर पे बात कर रहा हूं। पहले टाइम पे ऐसा होता था कि जब मैं अगर डिस्काउंट ब्रोकर के पहले की बात करूं या कोविड से पहले की बात करूं, मेरे को हर शहर में ब्रोकिंग के ऑफिस दिखते थे। आजकल वो ऑफिस ही नहीं है। अच्छा, मैं एज अ यूजर अगर बात करूं, मान लो मेरा कोई 10 लाख का सौदा अटक गया, है ना, और कुछ भी हो गया कि मैं उसको नहीं काट पा रहा हूं, तो मेरे को अभी डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ क्या करना है, कस्टमर केयर पे बात करना है। कस्टमर केयर पे क्या करना है, मेल करो या बात करो, और वो रिप्लाई नहीं कर रहे। आप सोचो आप मेल कर रहे हो, हमारे यहाँ नैनो सेकंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे थे, हाँ। है ना, मार्केट में। अब आपने मेल किया, 1 घंटे तक आपको रिस्पांस नहीं आ रहा, आपने कोई स्टॉक सेल करना था, वो 200 पॉइंट ऊपर होके वापस आपके रेट पे आ गया। ये जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे, यहाँ पर जो फैसिलिटीज थी या जो मेन डिफरेंस था वो यही है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली ब्रोकर क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट है, तो हमारा मेन काम क्या होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइड करना, ना कि आपको एक हमने ऐप दे दिया जिसके थ्रू आप करते रहे। यार आपका भी मेन काम ट्रेडिंग तो नहीं है, फुल डे ट्रेडिंग करते हैं आप, हाँ, है ना, मतलब आप करते होंगे, बाकी पब्लिक बाकी तो अपनी जॉब वर्क करती ही है ना। ऑब्वियसली बात है, फुल टाइम ट्रेडर, हर इंसान मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर की तरह नहीं आ रहा है। आपके जैसे लोग जो है वो 1% भी नहीं होंगे मुश्किल से। यस, डेफिनेटली फुल टाइम ट्रेडर बहुत है ना। तो जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कॉल्स बेसिस पे ट्रेड कर रहा है, अब उसने ऑर्डर लगा दिया और इनकेस वो बिजी है या इनकेस उसने एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड डाला, सपोज इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ एक क्लाइंट ने ट्रेड किया, अब उसको ऑफिस में फ़ोन अलाउ नहीं है ना, तो उसने क्या किया, 180 रुपये पे कोई ट्रेड को सेल करने के लिए लगा दिया। अब 179 वो गया, वो वापस से नीचे आया, तो मेरे यहाँ एक जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है उसके यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वो उसको कॉल करेगा और उसको अपडेट करेगा कि सर आपका रेट के आसपास ज़रूर आया है। आप आपने जो डिस्काउंट ब्रोकर में, वहाँ पर आपके पास क्या फैसिलिटी है, आपने लगा दिया, एग्जीक्यूट हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो आपकी लक।
तो बेसिकली जो ब्रोकर यार उसका काम है उसको सर्विस करना उसके क्लाइंट को, है ना। आप सिर्फ ब्रोकरेज बचाने के पीछे कहीं भी जा रहे हो, देखो जा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। मेरे क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ डिलीवरी बाय करते हैं और वो डिलीवरी मेरे यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों करते हो? तो बोले यार राजन जी मेरी तो ब्रोकरेज बच गई, दैट इज़ ओके। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सेल करने में भी फिर वहीं सेल कर लो यार, वहाँ मुझे कोई अपडेट करने वाला थोड़ी है। कौन मुझे बताएगा कि यार मैंने जो स्टॉक लिया वो क्वालिटी वाला स्टॉक है नहीं है, इसके फंडामेंटल्स क्या है। अच्छा आज जैसे अभी अपन रिसेंट एक सिनेरियो देखे, जो ट्रम्प साहब ने अभी टैक्स इम्पोज किया है, हाँ तो कई सारे सेक्टर्स पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कई सारे सेक्टर पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, Yes. राइट। तो जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ कौन बताएगा? हमारे यहाँ तो आज दिन भर से हमारे जितने भी क्लाइंट से बात हुई तो सबका ये पूछना था कि यार कौन सा स्टॉक हमारे लिए सही है, या हमारी जो पोजीशन है इसमें कुछ चेंज करना है, चाहे टेम्परेरी चेंज हो। आज 15% गिरता है तो 15% नीचे लेने के बाद आदमी को बेनिफिट तो है ना, तो वो चेंजेस के लिए ही तो ब्रोकर था। मतलब ब्रोकर ये कर सकते हैं। यस यही तो बेसिक सर्विस है ना ब्रोकर की। लोगों को यही तो नहीं पता। अच्छा, इनकी वजह से बहुत लोगों की दुकानें चल पड़ी, क्योंकि लोगों को ब्रोकिंग के धंधे का असली मतलब ही नहीं पता। अच्छा, ब्रोकर के एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं पता, इसलिए लोग दर दर भटक रहे हैं। अच्छा, ब्रोकर का अगर मैं काम बताऊं, दादा मेरे को करेक्ट करना अगर मैं गलत हूं तो, ब्रोकर का मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या काम है? अकाउंट खोलना, सर्विस देना कि, और सर्विस में बहुत डिटेल में सर्विस। अच्छा, अकाउंट खोलने के बाद किसी को इन्वेस्टिंग करनी है तो इन्वेस्टिंग के लिए उसको गाइड करना, म्यूचुअल फंड में करना है तो म्यूचुअल। अच्छा, आज की तारीख में ब्रोकर जो है ट्रेडिशनल, दे आर वेरी नॉलेजेबल। अच्छा दादा, आपने अभी कुछ दिन पहले एग्जाम निकाला है, कौन सा एग्जाम निकाला बताओ? NISM का जो आपका रिसर्च एनालिस्ट का है वो। अब दादा ब्रोकिंग का धंधा कर रहे हैं, बट उन्होंने रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम निकाल रखा है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पुराने जो ब्रोकर होते थे ना, दे आर वेरी नॉलेजेबल और वो सर्विस प्रोवाइड करते। हाँ, क्योंकि जैसे दादा ने अभी बोला है कि उस न्यूज़ का कौन से स्टॉक पे किस सेक्टर पे असर पड़ेगा, उसके लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास आज भी, आप बिलीव करो कि मेरे पास 2012 से जो मेरे साथ क्लाइंट थे वो आज भी काम कर रहे हैं। क्या उनके पास डिस्काउंट ब्रोकर्स के एड नहीं आते हैं या वो न्यूज़ चैनल नहीं देखते? सही बात है ना। पर अपने पोर्टफोलियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमारी इन द सेंस इन्वेस्टर की। अब हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, सिर्फ ये सोचते हैं कि ब्रोकरेज बचाना ही मेरा मोटिव है। और मैं ब्रोकरेज से ही, आपने एक एड देखा होगा अभी बीच में, शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन, देख रहे थे कि वो पहले ब्रोकरेज बची, फिर पहली इंस्टॉलमेंट बची कार की, कार आई, लास्ट में आपकी जो घर के बाहर खड़ी हुई कार थी वो बिक गई। बिक गई। तो उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे का? यार सर्विस बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे आपने बोला कि सर्विस सिर्फ छोटा सा काम नहीं है, कि सर्विस मीन्स आपको क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। हमारे यहाँ आज भी ये होता है कि क्लाइंट प्रोफाइलिंग होती है। अगर किसी क्लाइंट को फॉर एग्जांपल 10 लाख का लॉस हो गया, तो उससे हमको एक शीट साइन करवा के लानी कि भैया ये लॉस क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना। आप डिस्काउंट ब्रोकर में आप कितने लॉस करो, कितने प्रॉफिट करो, आपको कोई नहीं पूछने वाला। इवन हमारे यहाँ सोर्स ऑफ अर्निंग भी देखते हैं कि भैया आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है ना। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, और इसको मुझे नहीं लगता कि अभी कोई समझ रहा है, पर आने वाले समय में नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री सही डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी। एक चीज़ और मेरे मन में आई कि जैसे डिस्काउंट ब्रोकर की हम बात कर रहे हैं, ग्लिचेस वगैरह जो हो रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ब्रोकर्स ही लेते हैं या ये यार इट डिपेंड्स कि देखो क्या होता है कि कोई भी ग्लिच हुआ है ना, तो टेक्नोलॉजीज हैं, ग्लिचेस तो आएंगे, है ना। चाहे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, है ना, उसमें ग्लिचेस तो आएंगे। अब वो ग्लिचेस जब आ रहे हैं तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए सेकेंडरी ऑप्शन या बैकअप प्लान क्या है? आप सपोज डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ ट्रेड कर रहे हो, आपने कॉल किया, आपके पास सिर्फ एकमात्र नंबर है पैन इंडिया। दादा अभी का किस्सा है, अभी का क्या हुआ? 6 मार्च का किस्सा है। मैंने अपने ब्रोकर के यहाँ, मैं तो कस्टमर हूँ तो मैं तो नाम ले सकता हूँ, एंजल वन में मैंने ट्रेड किया। ट्रेंट के 5031 पे मैंने ऑर्डर डाला 6 मार्च को, और मैंने 200 क्वांटिटी डाली। अच्छा, अब ऑर्डर डालते तो दादा क्या करना पड़ता है? क्वांटिटी, टाइप ऑफ ऑर्डर, प्राइस सब सबमिट करते हैं। मैंने सबमिट किया ऐप से। अब सबमिट करते ही उन्होंने मेरे 200 क्वांटिटी की जगह 4 रेप्लिका ऑर्डर लगा दिए, मतलब 800 क्वांटिटी बाय हो गई। अब आप सोचो, हाँ, ट्रेंट के 5000 का शेयर है, जहां मैं 10 लाख का माल खरीद रहा था, वहां उन्होंने मेरे को 40 लाख का माल दे दिया।
अब इसमें मैं एक बार बीच में जरूर रोकूंगा आपको। हाँ। आपने कितने शेयर बाय किए वहां पे? 200 200 आपने अप्लाई किए थे, कितने बाय हो गए? 800। 800। आप सोचो, आप बहुत बिजी आदमी हो, आपने ट्रेड ऑर्डर लगा दिया कि यार मेरे 200 बाय हो जाएंगे, आपने मोबाइल साइड में रखा और आप काम करने लग गए, ठीक है। अब आपके 200 शेयर बाय होने थे, आपको पता है रेट आया, हाँ 200 बाय होगा मेरे। अब ऊपर आएगा जब आप सेल करोगे, आपको पता ही नहीं वो स्टॉक 150 पॉइंट नीचे आ गया, आपके 200 के बजाय 800 शेयर बाय ही आपके पास। आप कितना कंफर्म कर रहे हो? 200 200 है ना। हमारे यहाँ क्या होगा, हम एक क्लाइंट की प्रोफाइलिंग देखते रहते हैं। जनरली मुझे पता है कि आप 200 शेयर में काम करते हो या 300 या 400 में। 800 शेयर आएगा ना तो मैं एक बार आपसे कंफर्म जरूर करूंगा, सर आपने 800 शेयर का ऑर्डर लगाया है क्या? दूसरी चीज़, हमारे यहाँ एक चीज़ और दिखेगी आपको, हमारे मतलब सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर के यहाँ वो दिखेगा कि भैया ये जो बंदे ने ट्रेड किया है वो कौन से आईडी से किया है, मेरे यहाँ डीलर आईडी से किया है या आपके एंड पे किया है। अब अभी आपके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्या आगे की कहानी क्या हुई? मैं बता ही देता हूँ ना। मैंने कंप्लेन करी सेबी में, पोर्टल पे, स्कोर्स पे। तो हमारी एक म्यूचुअल कॉन कॉल हुई। कॉन कॉल पे सामने वाले मानने को ही तैयार नहीं कि ग्लिच है। अच्छा, मैंने ऑर्डर लॉग मंगवाया तो चारों ऑर्डर का जो टाइम है वो सेम है, 9:17 अब आप मुझे बताओ 9:15 मतलब 9:17 चारों ट्रेड जो है अलग अलग है, चारों सौदे अलग है, बट पंच टाइम एक है। हम मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, चारों सौदे अलग 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 है और इवन नैनो सेकंड भी मैच है। आप बताओ कैसे पॉसिबल है? और वो नकार रहे मुंह पे। अच्छा, अगर कस्टमर को अगर 800 क्वांटिटी लेनी तो एक बार में लेगा ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। समटाइम्स इसमें एक चीज और होती है कि समटाइम्स क्या होता है, एक ऑर्डर लिमिट होती है क्लाइंट की, है ना, कि मान लो किसी ब्रोकर ने किसी क्लाइंट की 10 लाख 15 लाख या 20 लाख की डिलीवरी लिमिट सेट कर रखी, बड़ा क्लाइंट है तो 1 करोड़ की आईडी की लिमिट सेट कर रखी। पर अब आपके साथ जो हुआ है उसमें सेम टाइम पे या तो आपने वो ऑर्डर एक ही कंडीशन में, सारे ऑर्डर एक साथ पंच हो सकते हैं इन केस आपने आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाया हो तो। नहीं, जैसे ही मार्केट ओपन होगा वो सारे सौदे एक साथ आपके एक्सचेंज पे चले जाएंगे। अगर ओपन मार्केट में लगाया तो फिर आपके पास इतना टाइम तो होना चाहिए ना कि 4 ऑर्डर आप एग्जैक्टली मैं इसी बात पे उनसे डिबेट कर रहा हूं तब से, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, कि यार आप कोई भी एज अ ह्यूमन खड़ा कर दो जो एग्जैक्ट नैनो सेकंड में 4 ऑर्डर मार दे। वो कह रहे ग्लिच है, ग्लिच। मैं यही तो कह रहा हूं ग्लिच है, बट आपका है, मेरा नहीं है यार। ये एग्जीक्यूशन है या ऑर्डर टाइमिंग है? एग्जीक्यूशन नहीं, ऑर्डर एंट्री टाइम भी सेम है। अच्छा हाँ, तो फिर तो ये तो टेक्निकली इशू हुआ ना। अब वो मानने को ही तैयार नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा आपके यहाँ कभी हो तो ट्रेडिशनल ब्रोकर, और इस केस में आप मेरी क्या मदद यार करते हम हैं? तो कोशिश ये करते हैं कि देखो क्या होता है कि कोई क्लाइंट का अगर नुकसान हो रहा है, पहली प्रायोरिटी भैया, अगर सबसे पहले तो आपका सौदा है, हमारे यहाँ से बंदा कॉल करते ही तो पहले तो उसको हम वही सेट ऑफ कर लो। आपको तो पता ही नहीं है ना कि 800 आ गए, हमारे यहाँ तो सबसे पहले आप सेट ऑफ कर लो। उसके बाद क्या टेक्निकल है वो हम सेकेंडरी पार्ट पे उसको एनालाइज कर सकते हैं। पर इन केस आपको पता है और आपका नहीं पता है तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वो आपके लिए फोकस्ड रहता है पूरे टाइम। एक मीडिएटर है जो बीच में सलाह कर देगा कि अब क्या सबसे पहली चीज, अभी आप बैठे हो कि यार मैं लॉस बियर क्यों करूं, या उस केस में देखो लॉस हो रहा है, मैं मान रहा हूँ कि लॉस हो रहा है, पर सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। 800 शेयर बड़ा अमाउंट हो गया। अब दादा वहां पे ऐसा हुआ कॉन कॉल में, वो जो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव थे ना वो भी उन्हीं की साइड से बोल रहे थे। बल्कि उनको निष्पक्ष होके बोलना चाहिए था, वो भी उनकी साइड से ही मेरे को समझा रहे थे कि नहीं ऐसा ऐसा हो गया। मैं तब भी एक ही बात पढ़ा रहा, भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई न्यू कमर नहीं हूँ, है ना। मैंने एंजल को ये भी बोला कि यार मैं इतने साल से आपका कस्टमर हूँ, एटलीस्ट उसको तो ध्यान में रखो आप। मैंने उस ट्रेड की वजह से अपने पूरे पिछले साल का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का हाईएस्ट इंट्राडे का लॉस किया। नहीं तो मेरा लॉस इतना ज़्यादा जाता ही नहीं है, मैं बहुत रिस्क मैनेज करके ट्रेड करता हूँ। 80,000 रुपये का मेरा हाईएस्ट हो गया। बल्कि मैं कभी इतना लॉस इंट्राडे में जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बट अननेसेसरी वो दाग लग गया और अभी भी केस चल रहा है। और मैं तो ये बोलूंगा इस पॉडकास्ट को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके साथ कभी ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट करो। इसके खिलाफ तो आवाज उठनी ही चाहिए। कि कितनी बार ऐसा होता है कि ऐप से सौदे गायब हो जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है। अच्छा, ये सब पता है क्यों हो रहा है मेरे हिसाब से? क्योंकि आप ले रहे हो पैसे 20 रुपए, अब 20 रुपए में क्या करोगे? खुद का घर चलाओगे या यार फैसिलिटी दोगे? उसमें भी वैसा हो गया ना कि अब आपने देखो, आपको 20 रुपए ब्रोकरेज चाहिए थी, उनको 20 रुपए ब्रोकरेज देना थी, तो उन्होंने जो आपके बीच का सर्विस वाला बंदा था उसको हटा दिया ना। सर्विस देगा कौन? सर्विस मिलेगी कहाँ से? और दूसरी चीज की आप
कुछ भी करो, जैसे बैकअप प्लान तो होता ही है ना। आज बड़े बड़े जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है वो अभी भी स्टिल क्यों अपने ऑफिसेस, या उनने अगर ऑफिसेस सभी ने कम किए है ना टेक्नोलॉजी के आने के बाद, बट उन्होंने क्या करा, सब ब्रोकर अपॉइंट किए, सब ब्रोकर्स दे रखे हैं, सब ब्रोकर्स वो काम देख रहे हैं, है ना। डीलिंग डेस्क वहाँ पर प्रॉपर है, सारा मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, वो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ब्रोकरेज ही ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब कभी भी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ब्रोकरेज ही किसी भी ब्रोकर का सॉल्यूशन है। मैं आपसे एक बार ब्रोकरेज ले लूँगा, 2 बार ले लूँगा, बट जो 2012 से आज तक जुड़ा हुआ है मेरे साथ, मैं उससे ब्रोकरेज उससे भी ले रहा होगा, मैं फ्री में मैं उसका काम भी नहीं करता, बट उसको सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूँ मैं। 9:15 शार्प उसके पास मेरा कॉल जाता है, मेरा मीन्स मेरे रिप्रेजेंटेटिव का मार्केट ओपन हो गया, सिनारियो ये है। अच्छा, ये आज भी रात की जो न्यूज़ थी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके मैंने आपको बीच में भी बताया कि हमारे यहाँ एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लाइन से सारे क्लाइंट को कॉल नहीं जाता है। मैं ये भी आपको बता दूं कि पॉसिबल नहीं होता सारे क्लाइंट्स के लिए कॉल जाना, पर अब प्रायोरिटीज़ तो होती है ना। एक इन्वेस्टर है, उसको रोज़ कॉल की ज़रूरत नहीं है, दिन में कभी भी उससे बात हो जाएगी, दैट इज़ ओके। पर जो ट्रेडर है उसको 9:15 पे ट्रेड करना है ना। आज मुझे बताओ कि कितना लिटरेसी लेवल रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट है हमारे यहाँ। बहुत। आप तो मैं तो सेम इंडस्ट्री से हूँ एंड हमारे इंडस्ट्री की तो बहुत हालत ख़राब है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा ब्रोकिंग से ज़्यादा हालत ख़राब हमारे एजुकेशन की अभी, क्योंकि हमने वो जिम्मेदारी उठा रखी है जो सही तरीके से डिलीवरी नहीं हो सकती एजुकेशन की। क्योंकि अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करूँ ना दादा, जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ फ्रेंकली, तो आज भी बहुत लोग रील पे मेरे कमेंट करते हैं कि ये फ्रॉड है। अब एक चीज़ बताओ, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है, अब एजुकेशन दे रहा हूँ तो आप सामने वाले बंदे को चेक करोगे कि यार ये अच्छा ट्रेडर है या नहीं है। भाई मैं, अगर आप रेस्पेक्टफुली मेरा पीएनएल मांगोगे, मैं आपको पीएनएल दिखा दूंगा कि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, है ना, और आप मेरे यहाँ आ रहे हो। अब लोगों को ये इतना माइंडसेट नहीं है, इतना इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है लोगों में कि यार ट्रेडिंग एक स्किल है और स्किल को डेवलप होने में लगता है टाइम लगेगा ना। अब लोग क्या सोचते हैं कि बस 2 महीने का कोर्स करो, बस इनकी जिम्मेदारी है मेरे को करोड़पति बनाने। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम पुराने जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको देखें तो क्या उनके पोर्टफोलियो में लॉस नहीं है? अभी जो मार्केट नीचे आया, सबको दिख रहा था करेक्शन आने वाला है ना, करेक्शन भी आया, जो समझते हैं मार्केट को, तो क्या उनने पूरा पोर्टफोलियो में खाली किया? क्या नहीं किया ना। तो लॉस तो उनके इसमें भी दिख रहा है ना। बट टाइम वाइज जब आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि मार्केट फिर ऊपर आएगा, फिर पॉजिटिव चीजें होंगी, तो वो अपना पोर्टफोलियो हिसाब से मैनेज करते हैं। आपका काम या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ ये, जैसे यार तो ये वो वाली बात हुई, आपने आईआईटी की कोचिंग से आपने पढ़ाया, हाँ, है ना, अब आप पास नहीं हुए तो बोले यार ये इंस्टीट्यूट की गलती है। यार उसी इंस्टीट्यूट का बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है और उसी इंस्टीट्यूट का बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो डिपेंड्स आपकी कैपेबिलिटी पे। वही कह रहा हूँ, अगर आपने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करी इसका मतलब ये नहीं आप कोहली बन जाओ। हाँ, कैसे पॉसिबल? वो डिपेंड करता है आपने कैसे कैलिबर क्या है, आपका कैलिबर क्या है, आप क्या लर्न कर रहे हो और क्या उससे ज्यादा आप डिलीवर करने में कैपेबल हो। और मेरे हिसाब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी हुआ है, यूट्यूब और इनकी वजह से, क्योंकि मतलब देखा, विदाउट एक अच्छे सोर्स का बिना पता लगे कोई भी कुछ भी नॉलेज गेन कर ले रहा है, ये वहाँ से भी इशू आया है, मुझे ऐसा लगता है। और कई सारी कॉल्स भी आती है ना, आप देखो वहाँ पर कॉल आ रही है, किसी के पास एक टेलीग्राम चैनल पर कॉल आई, उसने लिया और दे दिया। अब उसको पता होना चाहिए कि भाई ऑप्शन क्या है, क्यों रीज़न है उसका, क्यों खरीदना है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि हमारा जो इक्विटी का मेनली, मतलब हम जब देखते थे पहले कोविड के पहले कि यार धंधा कैसा हुआ, तो इक्विटी से देखते थे, ऑप्शन से नहीं देखते थे। अब ये देखते हैं ऑप्शन में क्या सीन है, क्योंकि इक्विटी का तो ऑलमोस्ट नी के बराबर धंधा होता है ना, तो सभी लोगों को ऑप्शन ही करना है। तो दादा फिर अभी जैसे अभी गाइडलाइन आई है उसमें जो 54% वॉल्यूम कम हुआ ऑप्शन ट्रेडर्स का, उससे भी फर्क पड़ा होगा इंडस्ट्री। यही तो उसका रीज़न है ना। अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ, क्या हुआ कि कोविड के पहले, है ना, या यूँ कहें कि जब हमने स्टार्ट किया और उसके कुछ सालों तक सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं होती थी, सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती थी। मतलब पूरे महीने में एक दिन सारे ऑप्शंस और फ्यूचर की एक्सपायरी होगी। अब किसको धंधा ज़्यादा दिखा मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था कि वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस की गई, है ना। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आप हो या कोई XYZ बंदा है, उसने 1 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसकी वो क्या हुआ, महीने में एक बार 100 रुपये में बिक गई। कोई ऑप्शन 1 रुपये में खरीदा और 100 में बिक गया। अब वो उस ट्रेड को ढूंढने के लिए पूरे महीने 1 रुपये में खरीदता है, 100 में बेचने की कोशिश करता है, वो जीरो होता है। तो जो अभी सेबी ने एक डेटा शेयर किया था सभी के साथ कि 10 में से 9 जो
क्लाइंट से वो लॉस कर तो भैया जगह दो ना थोड़ा सा यार। यार अगली बार से पॉडकास्ट का बजट बढ़ाओ, मेरे को अलग से सोफा चाहिए मेरा। हाँ, जो लॉस हो रहा है 9 लोगों को, उसका सबसे बड़ा रीजन ही वही है ना कि आपने वीकली एक्सपायरी स्टार्ट कर दी। अभी जो वॉल्यूम कम हुआ, वीकली एक्सपायरी बंद हुई, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि यार किसी क्लाइंट को ऑप्शन करना है या किसी क्लाइंट को फ्यूचर करना है तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। अभी भी है गाइडलाइंस, ऐसा नहीं है गाइडलाइंस, पर वो नहीं के बराबर है कि आपका एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाला स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, मेरे बैंक अकाउंट का 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए जिसमें मुझे 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अब क्या होता है, उससे क्या हो जाएगा मुझे? वो तो हर किसी का, एक कॉलेज स्टूडेंट का भी होगा। अब वो फिर एलिजिबल है ट्रेडिंग करने के लिए। उसका एक शॉर्टकट भी है ना। अब आप आजकल तो स्टेटमेंट एडिट कर देते हैं, नाम किसी और का, बैलेंस एडिट कर दो, आप गूगल कर लो पीडीएफ एडिटर, वहां 10,000 लिख के सबमिट कर दो। क्या ऐसे हो जाएगा एक्टिवेट? एक्टिवेट तो हो जाएगा। देखो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म क्या है, आपका जो बैंक स्टेटमेंट है। अब तो पहले हम क्या होता था, फिजिकल पैन कार्ड से हम चेक करते थे, है ना। पैन कार्ड से आपका डिटेल डेटा चेक करेंगे, फिर आपका चेक पे नाम, अगर मान लीजिए कि आपके नाम में फॉर एग्जांपल है ना मनीष बिमल पूरा नाम है आपका, और आपके पैन कार्ड पे मनीष बिमल लिखा हुआ और बैंक में मनीष लिखा हुआ है, तो वो हम डिनाई कर देते थे पहले। तो इतने लेवल तक की चेकिंग होती थी। अब अपन ये समझते हैं कि यार ये ऑप्शन आया कहाँ से, जहाँ मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है ना। फ्यूचर और ऑप्शन की शुरुआत हुई जब कमोडिटी को हेज करने के लिए फ्यूचर्स की, है ना, जो कोई फिजिकल आदमी, कोई बंदा मान लो सोयाबीन का काम करता है व्यापारी, तो उसको सोयाबीन को फिजिकल की जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए वो हेज करे, या गोल्ड का व्यापारी है तो वो हेज करे। अब उसको थोड़ा सा फंड ज़्यादा लगते थे, ऑलरेडी बंदे ने 1 kg गोल्ड ले रखा है और उसी का मार्जिन देने के लिए अगर वो कमोडिटी में जाएगा तो उसको फिर एक नया ऑप्शन दिया। अभी एड भी आते हैं, आपने देखे होंगे कि आप क्रूड में काम करते हो या आपने क्रूड के बाइंग करी तो क्रूड का ऑप्शन बाई कर लो, है ना। तो वो आपकी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर देता था। अब हमारे यहाँ अभी हम जो देखते हैं, या आप भी देखते होंगे कि सिर्फ ऑप्शन ही समझ आता है, रिस्क मिनिमाइज करना दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस गेम स्पेशली। और इसीलिए ये धंधा डे बाय डे जो है बहुत रिस्की होता जा रहा है। आप देखोगे तो कई सारे जो न्यू कमर्स है, सबसे ज़्यादा लॉसेस जो कर रहे हैं वो न्यू कमर्स कर रहे हैं। आप अगर कहीं कोई सेबी या कोई इस पे एक एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये पाया जाएगा कि न्यू कमर्स जो है वो सबसे ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा 70% न्यू कमर्स। हाँ, तो उसका लॉजिक वही है कि उनके पास नई आइडिया है कमोडिटी के लिए। जो है अभी मैंने एक क्लाइंट थे मेरे, उनसे पूछा मैंने कहा सर ऑप्शन की वैल्यू कहाँ से आई, है ना, डिराइव कहाँ से हुआ है। हाँ। तो उनको ये नहीं पता है। उनको ये पता है कि भाई आज टीवी पे बताया है कि इसका ऑप्शन लेना है, या किसी मेरे XYZ सोर्स ने बोला है। अब इवन उसका XYZ सोर्स कौन है, वो पान वाला है या कोई ऑटो वाला है या कौन है, मुझे नहीं पता। हाँ। या ये हो रहा है, मतलब मैं अभी कहीं बैठा हुआ था मेरे मित्र लोगों के साथ, तो वहाँ पर एक बंदा बोलता है, बोले आप एक काम करो, आज ये वाली कॉल ले लो, चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि गिर बहुत गई। यार ये क्या लॉजिक हुआ? ये क्या लॉजिक हुआ कि गिर गई इसलिए चलेगी? है प्रोसेस क्या है यार, उसके लिए फंडामेंटल से, टेक्निकल से, तमाम सारी चीजें क्यों बनी हुई है ना। पुराने टाइम से हम देखें तो कई सारी स्ट्रेटेजीज पुराने टाइम से बनती हुई आई और वो डेवलप होती गई, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आते गए और आज अच्छे रिजल्ट्स हैं। बट कोई सीखना नहीं चाहता, कोई समझना नहीं चाहता, सिर्फ सबको पैसा बनाना है। इतना आसान होता पैसा बनाना तो फिर बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं या जो दूसरी फील्ड में अपने महारत हासिल कर चुके वो भी बंद करके सारा काम यही करते, ट्रेडिंग ही होती, कंपनीज ओपन ही क्यों होती। अंबानी जी भी कल से बोलते कि एक काम करो 10 स्पेशलिस्ट बिठाओ, हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग ही करेंगे, सिर्फ ऑप्शन करेंगे। हाँ, ऑप्शन पॉसिबल है ऐसा। सही बात। अच्छा, बहुत एक सीरियस टॉपिक, हु इज रेस्पॉन्सिबल। जैसे अगर मैं अभी जितना भी सिनेरियो मार्केट का समझ पा रहा हूँ, वो ये समझ पा रहा हूँ दादा कि लोग मार्केट में आते हैं और बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, है ना। और जो आपसे हमें अंदाजा लग रहा है ब्रोकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी का, यार मुझे लगता है यार ब्रोकर एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। क्योंकि मुझे जो आपकी बातों से जो आपने मेरे को अभी एनलाइटन किया कि यार ये सारी फैसिलिटी हमें देनी चाहिए, तो आप सोचो कि ऐसा अगर हो जाए, अगर ब्रोकर को वही इंपॉर्टेंस मिलने लग जाए। अच्छा, वो इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम 20 रुपए वाला ब्रोकर चुन रहे हैं। अगर हम वहीं पे ऐसा ब्रोकर चुने जो 1000 रुपए ले ट्रेड के, बट वो हमें एजुकेट कितना करेगा? आप ये समझो कि ब्रोकर 9:15 पे हमें कॉल करेगा, सही ऐसा ही बोलता है, 9:15 पे कॉल करके मार्केट की अपडेट दे रहा है,
हम कोई पोजीशन बना रहे हैं, अगर हमारी ऑन एन एवरेज से पोजीशन से ज्यादा बड़ी पोजीशन है तो ब्रोकर हमें कॉल करके बता रहा है सर आपने, और पूछ और रहा है, मतलब जागरूकता दिखा रहा है सर आपने इतना बड़ा ट्रेड क्यों किया। ब्रो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स कितना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट में। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं दादा, हेजिंग, जैसे मैं अपने स्टूडेंट को कमोडिटीज के थ्रू ही हेजिंग स्टार्ट में बताता हूं बेसिक्स में, और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन दे आर डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का सोल पर्पस ही हेजिंग है, और हेजिंग का पर्पस प्रॉफिट नहीं करना होता, उसका काम होता है लॉस को मिनिमाइज करना, यही है। अच्छा आप मानोगे नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रोकर, हम यहां पे गलती क्लाइंट की भी है, रेगुलेटर की भी है, और ब्रोकर की भी है थोड़ी बहुत, अगर मैं सिनेरियो समझा पाऊं आपको तो। क्योंकि अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो हम सस्ते की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम ब्रोकरेज बचाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अच्छी करनी है, ना कि 20 रुपए बचाने। सही बोल रहा हूं दादा? एग्जैक्टली। दूसरा भाई, अगर ब्रोकर को उसका अधिकार अच्छे से मिल जाए, अगर ब्रोकर को हम 1000 रुपए दें तो शायद वो हमें सही तरीके से एजुकेट भी कर पाए। आज अगर आंकड़ों में बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत यार, चेंज आ सकता मैं है। आपको एक चीज बताता हूँ, हम लोग पहले सेमिनार करते थे, हाँ है ना, क्लाइंट सेमिनार होते थे जिसमें क्लाइंट एनएससी भी चलाती, बीएससी भी चलाती, सभी चलाते थे, और हम लोग उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा थी कि वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कंपलसरी आपको क्लाइंट को एजुकेट करने का एक प्रोग्राम रखना पड़ता था। पर अभी मैं सिनारियो देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लास्ट मैंने कोई सा सेमिनार अटेंड कब किया था। अब सिर्फ एक लॉजिक हो गया यार कि ब्रोकरेज बताना, जैसे अभी आपने बात की, मुझे एक चीज़ बताओ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, है ना, पर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप सिर्फ 20 रुपए वाला ढूंढ रहे हो। यार इसके बीच में कोई तो लॉजिक होगा ना, क्यों उसने इतना 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, या जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है वो आपसे एक्सपेंसिव क्यों है उसके सामने। ये एक सीरियस मैटर है। अगर कोई क्लाइंट समझता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो किसी अच्छे क्लाइंट मतलब ब्रोकर के साथ काम करता है तो वो एक अच्छा पैसा बना सकता है। इवन चलो मैं ये बोलता हूँ कि नहीं भी बनाया तो वो लॉस कम करेगा, मिनिमाइज होंगे उसके लॉसेस, है ना। आप ब्रोकरेज बचाने के लिए गए, आप सोचो, मैंने जब देखा 2020 के बाद, मुझे फर्स्ट टाइम शॉक हुआ कि 1000 निफ्टी लेना है उनको। हमने पहले जब हम ट्रेडिशनल ब्रोकर थे तो 1000 निफ्टी नहीं लेते थे हम, है ना। सही बात है, एक लिमिट होती थी यार, एक लिमिट होती थी क्लाइंट की, हम समझते थे क्या है। अब क्या उसको ऐसा लग रहा ना कि 20 रुपए ही तो देना है। अच्छा कहीं ना कहीं ये मतलब ब्रोकरेज कहीं ना कहीं रीजन है कि 20 रुपए लग रहे तो 1000 ले लो। हाँ, शायद इससे भी लोगों की लिमिट खुली है। मेन रीजन ही यही है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि मेरा कोई क्लाइंट है, वो मेरे पास काम करेगा तो उसको पता है यार यहाँ पे 500, मान लो मैंने 1000 लॉट लिए या 500 लॉट लिए, तो मुझे पर लॉट ब्रोकरेज देना पड़ेगी। इसकी वजह से वो मेरे यहाँ ट्रेड की क्वांटिटी छोटी है उसकी, है ना। ट्रेड की क्वांटिटी छोटी है, प्रॉफिट हो सकता है। देखो मैं इस बाजार में जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं प्रॉफिट करने से पहले मेरा लॉस मेरे पास कैलकुलेटेड होना चाहिए कि मैं लॉस कितना बियर कर सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ 1 लाख रुपए सुबह डाला, दोपहर तक 1 लाख, या तो 2 हो गया या 0 हो गया। हाँ, ये क्या मतलब, क्या पर्पस था आने का? सही बात कितने दिन के लिए आए हो? अगर आप सही करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको एक अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी, मैं तो ये मानता हूँ इस चीज को। तो बैक टू द पॉइंट, मतलब वो डाउनफॉल का रीजन क्या है? रीजन क्या है? अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हु है। इज रिस्पांसिबल? हु इज रेस्पॉन्सिबल, है ना। मुझे एक चीज समझनी है कि ये जितना भी जब भी हम सुनते हैं कि यार 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में, है ना, तो यार इन सब के लिए हर वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है जो इस सिनेरियो में इन्वॉल्व है, जिसने 20 रुपए की उसको ब्रोकरेज अलाउ करा रहा है, जो वीकली बेसिस पे उसको ऑप्शन दे रहा है। अब आप सोचो 2 रुपए वाला ऑप्शन वो 3 बजे लेता है, 2:30 बजे लेता है, और वो 20 रुपए बिक जाता है 20 टाइम्स। कभी पॉसिबल है यार? म्यूचुअल फंड वाले या इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं या पीएमएफ वाले लोग हैं, वो 10% 12% सालाना बात करते हैं, यस, है ना, और यहाँ बात करते हैं 20 गुना हो जाएगा, 1 घंटे में 20 गुना हो जाएगा। वो तो तो यार हर वो लोग हीरो जीरो, हाँ उल्टा होता है तो वैसे। आपने जीरो नहीं, जीरो। एग्जैक्टली आपने इन पॉइंट बिल्कुल सही बोला, हीरो जीरो। तो हीरो तो हमेशा 100 लोगों में एक ही होता है ना। नहीं, अब वो टर्म रिवर्स हो गई सर, अब हीरो जीरो हो गई है सर। हाँ तो मतलब एक ही आदमी हीरो होता है, बाकी तो अगर 100 ट्रेड है तो एक ट्रेड जो है उसका हीरो वाला हुआ, 99 ट्रेड तो उसके जीरो वाले ही है ना। और इसको मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इंस्टाग्राम पे जब जाओगे तो आप देखते हो कि सभी प्रॉफिटेबल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है
कि अगर किसी ने ये ट्रेड किया इस तरीके का गैम्बल, मैं तो गैम्बलिंग बोलता हूँ हाँ, क्योंकि purely आई नो gambling है ना वो ऑप्शन के बैकग्राउंड मेरे को पता है, मेरे को कैलकुलेशन पता है, मेरे को इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी पता है, वेगा पता है, आईवी पता है, ये सारी चीजें मेरे को पता है। तो आई नो 20 रुपए की चीज, मतलब 2 रुपए की चीज 20 रुपए होना, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर गैम्बलिंग है ना, उसके पीछे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। अब मैं अगर इंस्टाग्राम पे जाता हूं तो मुझे क्या दिखता है, 100 लोगों ने ट्रेड किया है, अब 100 के 100 वहां प्रॉफिटेबल है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेड हजारों ने किया, बट क्या होता है, इंसान अपना लॉस छुपाता है स्टॉक मार्केट में, तो लॉस वाले तो रील बना नहीं रहे। अब आप देखोगे लाखों में से जो 100 लोगों को प्रॉफिट हो गया, जो परसेंटेज वही है जो दादा बोल रहे हैं, उन्होंने रील बना के डाल दी, क्योंकि प्रॉफिट वाले तो रील बना रहे, लॉस वाले तो रील ही नहीं अब बना रहे। उनसे जो इन्फ्लुएंस होके लोग आ रहे हैं और वो जाकर है अपना भी लॉस ही कर रहे हैं ना डेली बेसिस पे। अगर आप सही डायरेक्शन में चलो, आप लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेट कर रहे हैं। इवन एनएससी और बीएससी के भी कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट अवेयरनेस के नाम से प्रोग्राम होते हैं और वो बताते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से लेके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें बताते हैं। अभी आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को प्रोडक्ट्स की बात करें तो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल है ना, बट लोग बात सिर्फ एक प्रोडक्ट की करते हैं, ऑप्शन। सर चाहिए भी सबको वही है। अच्छा, तो इसका आप सिंपल सा मीनिंग भी है ना, ऑप्शन मतलब क्या, एक विकल्प ढूंढ रहे पैसा आसानी से कमाने का, जो कि पॉसिबल नहीं है यार। ये इतनी बड़ी बड़ी मल्टियाँ खोल रखी है, हॉस्पिटल बना रखे हैं, 4-4 5-5 साल पढ़ रहे हैं, उसके बाद वहाँ जाने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर जाके उनकी अर्निंग स्टार्ट हो रही। हमारे यहाँ आदमी आता है, 10th पास है फेल है डजेंट मैटर, उसने 1 लाख रुपये कैसे लाया, 10,000 लाया, 10,000 डाला, उसको लग रहा है कि मैं 1 लाख हो जाएगा, 5 मिनट बाद लॉस हो गया, बोले यार मेरी किस्मत खराब थी। इज इट ट्रू? किस्मत खराब होती है इसमें? नहीं होता है, मतलब एजुकेशन का बहुत आपको पता रोल ही है। नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो वे तो वंस इन अ वाइल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, मुझे इंदौर से उज्जैन जाना है, अब मैंने एक्सीलेटर पे पैर रख रखा है, अब जब तक नहीं टूकेगी तब तक मैं विनर हूँ, है ना। तो ये वंस इन अ वाइल होगा, हो सकता है साल भर में एक बार ऐसा होगा कि मैं उज्जैन तक बिना टूके पहुँच जाऊँ, बट 99% तो मैं चौराहे भी पार नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इस कंडीशन में मुझे तो ये लगता है कि यार सबसे पहले एजुकेशन इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, और मतलब किसी भी सोर्स से हो, वो आपके थ्रू हो, एनएससी करे या ब्रोकर के एंड पे हो, कहीं से भी हो, होना चाहिए। और कि मतलब ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया और स्ट्रांग होने चाहिए। हालांकि सेबी लगा हुआ भी है, कई सारे इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहा है, और भी शक्ति की जरूरत है। ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो आप, यूजर कॉन्टेक्स्ट में यूजर एजुकेट यूजर भी होना चाहिए, और स्पेशली जो अभी फ्रेंचाइजी का एक सर्कुलर चल रहा है ना, आप किसी एडवाइजरी में थे XYZ, वहां से आप 10 लोगों ने जॉब छोड़ी, अब आपने 10 ने फ्रेंचाइजी। अच्छा दादा, अगर मैं ओवरऑल इस चक्रव्यूह की बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो यार मेरे को ऐसा लगता है चक्रव्यूह क्या, महाभारत बोल सकता हूं मैं। ये जो स्टॉक मार्केट है एक महाभारत है, और स्टॉक ब्रोकर इस महाभारत का संजय है, जो दूर से बैठ के सब देखता है। बट मुझे ऐसा लगता है ब्रोकर की बहुत ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं मार्केट में, जो कि वो 20 रुपए वाले ब्रोकर के चक्कर में डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कस्टमर 20 रुपए वाले को चुन रहे हो, उस ट्रेडिशनल ब्रोकर को नहीं चुन रहे। क्योंकि ट्रेडिशनल ब्रोकर क्या करेगा, आपसे मान लेते हैं 980 रुपए ज्यादा ले लेगा, बट आपको सर्विस भी तो वैसी देगा यार। मैं आपको पहले ही बोला कि ये इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, तो आपको सर्विस डिलीवर करने के लिए आपकी कैपेसिटी भी तो होना चाहिए ना। अब आप 20 रुपए वाला क्लाइंट, आप किसी ब्रोकर के पास जाता है बंदा, वहाँ ट्रेड करता है, हमारे पास आएगा, तो यार हमारे पीछे कॉस्टिंग है ना। मैंने सपोज एक एग्जांपल लेते, मैं हूँ, मेरी एक ब्रांच है, मेरी ब्रांच में 3 डीलर है, तीनों की सैलरी है, उन तीनों क्लाइंट के डीलर्स के पास अलग अलग क्लाइंट मैप है ना। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्टिकुलर इन क्लाइंट्स को उसको सर्विस देना है। अब वो जब सर्विस देता है ना, सबसे पहले तो हमारे यहाँ इंटरव्यू होगा कि भाई आप किस डेजिग्नेशन के लिए और क्या रीज़न है आपका, है ना। आपके पास NISM का जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का सर्टिफिकेट है वो क्लियर है या नहीं, अगर है तो ही आप डीलिंग डेस्क पे बैठ सकते हो, है ना। तमाम सारी चीज़ें, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, जहाँ फॉलो हो रहे हैं वहाँ वो बियर नहीं कर पा रहे, क्योंकि कस्टमर की जो, या जो क्लाइंट है जो मार्केट में आना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, 20 रुपये ही ढूंढ रहा है। मतलब मैं उसको पूरी तरीके से ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई सब अपना फ़ायदा देखते हैं, पर आप मॉनेटरी टर्म्स में फ़ायदा देखना है तो आप लॉन्ग टर्म फ़ायदा देख रहे हो या शॉर्ट टर्म। आप देखना कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स के यहाँ अकाउंट ओपन होते हैं वो कितने दिन सर्वाइव करते हैं,
हमारे यहाँ या हमारे बाद जितने भी और भी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के अलावा ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, उनके यहाँ क्लाइंट की लाइफ कितनी है और डिस्काउंट ब्रोकरेज में कितनी लाइफ है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत बड़ा difference होगा, I डिफरेंस think. है ना। बिल्कुल। कि जब आप किसी अच्छे एजुकेटेड, यार अपन बात करते हैं, मिलते हैं, हम देखते हैं कि कई सारे एजुकेटेड लोगों से जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है तो हमारा कन्वर्सेशन लंबा चलता है ना। पर एक नॉर्मल व्यक्ति होता है तो 2 मिनट हम बात करते हैं, हाय हेलो करते हैं, निकल लेते हैं, है ना। तो आपको समझना होगा कि आपका पैसा है, किस वे में कहाँ से कमा के लेके आए हो। और आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, या मेरा ऐसा परसेप्शन है कि आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्या रीज़न है इन्वेस्ट करने के पीछे। अगर आपको ये पता है कि यार इन्वेस्ट करने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है, मेरा मोटो क्या है, 1 लाख रुपए लगा के एक ही दिन में 10 लाख बनाना है तो पॉसिबल नहीं है। वही कहानी है कि 100 दिन में एक बार हो गया तो हो गया, नहीं तो पॉसिबल नहीं। 18% 12% के रिटर्न निकाल के दे रहा है म्यूचुअल फंड, इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, है ना। डेप्ट में डालोगे तो आपका एफडी से अच्छा रिटर्न मिलेगा। सही बात है ना। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल मार्केट में जिसमें जैसे डाल दादा ने डेट मार्केट की भी बात कर ली, म्यूचुअल फंड की बात कर ली, आरए का एग्जाम निकाल लिया। तो दादा एक और पॉइंट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से ही सारी चीज़ों का खेल बदलता है। तो अगर मैं अपने स्टॉक मार्केट की बात करूं, जैसे हमें तो हम जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। बीइंग अ ट्रेडर और इन्वेस्टर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वी डिलीवर देम द स्ट्रैटेजीज, द राइट माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ हम डिलीवर करते हैं। बट अगर मैं ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मानूं तो दादा आज की तारीख में क्या है कि सब ब्रोकरशिप भयंकर फैली हुई है। मतलब आप जैसे कह रहे हो, ट्रेडिशनल वाले तो क्या करते हैं भाई, देख के इंसान देख के सब ब्रोकरशिप देते हैं, है ना। बट बाकी ब्रोकर तो अंधाधुंध सब ब्रोकरशिप दी। मैंने देखा है एक टाइम पे सब ब्रोकरशिप बटी भी, बैन भी हुई। बैन क्यों हुई? क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज हुआ। क्योंकि यू एंड मी नो कि कैसे पैसे लोगों ने बनाए। भाई ये जो निफ्टी के 48 लॉट पे जो लिमिट लगी है, पहले हम एक ऑर्डर पे 1000 लॉट मार सकते थे, आज हम एक ऑर्डर पे एक लिमिट पे ही लॉट बाय कर सकते हैं। वो क्यों आया? देयर वॉज अ रीजन। उसके पीछे सब ब्रोकर का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन प्लेज एन वाइटल रोल। एजुकेशन ना होने की वजह से ये सब हुआ। यार अभी जैसे आपने बात की कि जैसे मैंने डेब्ट की भी बात की है ना, तो तमाम सारी चीज़ें हमारे पास क्या आई, एक्सपीरियंस आई ना। हाँ। डे 1 से हमारे सीनियर्स थे, उनसे हमने सीखा, है ना। कुछ किताबें पढ़ी, कुछ उन्होंने कंपलसरी करा कि आपको एग्जाम्स में निकालनी है सारी चीज़ें। तो डे बाय डे जब हम इस पोजीशन में, अब आप देखोगे कि एक फ्रेंचाइजी है जो डे 1 पे मार्केट में आया और 6 महीने बाद फ्रेंचाइजी ओपन करता है। आज 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप किसी ब्रोकर के साथ एसोसिएट होकर काम करवा रहे हो, तो आपके पास उतना नॉलेज है, उतने आपने अप्स एंड डाउन्स देखे मार्केट के, प्रोडक्ट को समझा है। 50 बार हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुई है ना। हमारे सीनियर्स ने ट्रेनिंग दी है हमें, तब जाके आज हमने डेब्ट की भी बात करते हैं, हम म्यूचुअल फंड की भी बात करते हैं। मैं कभी भी किसी क्लाइंट को ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा पैसा आप इक्विटी में लगा दो, अनटिल अनलेस आप तो ठान के आए हो कि मैं आज इक्विटी करूंगा। मैं डीमेट अकाउंट ओपन करता हूँ किसी का, तो सबसे पहले बोलता हूँ आप कुछ नहीं तो 1000 की SIP स्टार्ट कर लो। आपको जो करना है करो, पर 1000 की SIP स्टार्ट कर लोगे तो कुछ तो आपके पोर्टफोलियो में होगा ना, कुछ तो सेव करोगे आप। और जब वो रिटर्न दिखेगा आपको। ये बात आपसे 20 रुपए वाला ब्रोकर कभी नहीं बोलेगा यार। वहाँ तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना यार, कम्युनिकेशन की लिंक तो है ही नहीं। अभी आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो एक ही कॉल सेंटर का नंबर है, उस पर आप कॉल करते रहो, जब तक दूसरा रखेगा नहीं आपका कनेक्शन होगा नहीं, है ना। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि भैया आपको क्लाइंट को एसोसिएट भी रखना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन भी निभाना है। यार देखो, अगर यही चलता रहा तो मैं जो समझ रहा हूँ ये इंडस्ट्री में, आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ मतलब हमारी स्पेशली हमारी कास्ट में लोग ऐसे समझते हैं यार स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा, यार ये तो आदमी गलत है। कैसे देगा यार? क्योंकि क्या है कि सभी ये सोच रहे हैं कि भैया ये तो सट्टा कर रहा है, पर आप इसको डीपली समझो। आज फॉरेन में देख रहे हैं हम, कई सारे कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बहुत वैल्यू है। हमारे यहाँ भी हो सकती है अगर मार्केट का लिटरेसी लेवल अच्छा किया जाए। अच्छा जाए। लिटरेसी लेवल एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए सर ने जैसे लिटरेसी की बात की, तो कुछ ऐसी गाइडलाइन है कि यही एग्जाम होना चाहिए तभी आप ब्रोकरशिप ले सकते हो, या कोई भी ले सकते हो? यार देखो, ब्रोकरशिप की तो अभी सब ब्रोकरशिप के लिए तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है नहीं। 12th पास हो आप, ग्रेजुएट हो, तो आप सब ब्रोकरशिप ले सकते हो, है ना। अब उसमें आपको डीलिंग तब मिलेगा
जब आपके पास इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेट है। हाँ। आप अकाउंट तो ओपन कर सकते हो, क्लाइंट को ऑनलाइन काम तो चालू स्टार्ट करवा सकते हो। तो क्लाइंट के पास मतलब आपको कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि भैया आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होता है। आप सोचो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आपका डीमेट अकाउंट मैंने ओपन किया है ना। एजुकेटेड इन द सेंस फाइनेंशियली एजुकेटेड। हाँ, एजुकेशन तो सभी ले रहे हैं, पर फाइनेंशियली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं हूँ 10th पास हूँ या 12th पास हूँ। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सर आज टाटा मोटर्स ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, पर क्योंकि मैं आपका ब्रोकर हूँ आपको ऐसा लग रहा है यार इसके पास कोई खबर होगी। यार तो कम से कम मिनिमम लॉजिकल बात। बहुत लॉजिकल। मिनिमम इतना तो होना चाहिए कि यार किसी को फ्रेंचाइजी दी है तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट हो, वो पीजी हो, है ना। हाँ, मतलब ऐसा आदमी है है ना, जो उसके बाद फाइनेंशियली कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब NISM के सर्टिफिकेट के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए। वो हो तब जाके तो उस आदमी की वैल्यू, और तब जाके उसके पास नॉलेज है यार जो वो मतलब ये डिलीवर कर कमी पाए। है, ये अभी ऐसा होता नहीं। हाँ, अभी तो नहीं होता। और अगर मैं ट्रेडिशनल ब्रोकर की ये तो सभी है ना, मतलब अच्छा। फ्रेंचाइजी देना है तो ये तो देखो, फ्रेंचाइजी लेने के लिए तो आपको सेबी के नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेंगे सभी ब्रोकर्स को। तो जो सेबी के नॉर्म्स है वो तो सेम है। तो सर ये तो दिख रहा होगा ना सब। दिख रहा है, धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि स्पीड काफ़ी स्लो है। अच्छा। अब आप इंदौर की बात करो, जैसे आपने बात की इंदौर, अगर आप किसी क्लाइंट को बोल दो कि मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो आपका फोन हाथ मतलब इमीडिएट हाँ। इफेक्ट से कट कर देगा, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू इतनी डाउन हो गई इंदौर की। नहीं, और सर इसमें एक थोड़ा सा मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी आपने बताया कि ब्रोकर सजेस्ट कर सकता है या ब्रोकर अपने जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको गाइड करता है। तो एडवाइजरी जो एक चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा गलत शेडो है स्टॉक मार्केट में, तो इंदौर की स्पेशली। जी, अभी आपने इंदौर का नाम लिया तो मैं वहीं कनेक्ट किया क्योंकि मेरे को भी आते हैं कॉल तो क्या डिफरेंस हुआ सर इसमें एडवाइजर और ब्रोकर का क्या डिफरेंस हुआ? यार देखो, एडवाइजर अभी आपने मतलब फील किया है या आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मैंने कई सारे सिनेरियो ऐसे देखे एडवाइजरी फॉर्म में जहाँ एक को बाय करवाया, एक को सेल करवाया, है ना। अब आप बताओ कि एक को बाय और एक को सेल का लॉजिक क्या बनता है? अल्टीमेटली किसी एक का भी ट्रेड चल गया तो पैसे ले लेंगे, उससे हमें पैसा लेना। ये एडवाइजरी में कई सारा काम हुआ है, इसीलिए इंदौर बदनाम भी हुआ और कई सारी ब्रोकिंग एडवाइजरी फर्म्स इंदौर में बंद भी हुई है ना। पर ब्रोकर के पास एक प्रॉपर चैनल होता है, एक प्रॉपर रिसर्च एनालिस्ट होता है, उसके पास सारे सर्टिफिकेशन होंगे और सर्टिफिकेशन के बाद भी वो कॉल दे रहा है तो ही इज हैविंग मोर देन 5 और 6 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बाद वो देगा। आप किसी एडवाइजरी फर्म में जाके देखो, एडवाइजरी मतलब हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट जो चली है, हाँ। जिन्होंने मार्केट खराब किया है ना, उसमें 6 महीने वाला बंदा आप मेरे पास आते हैं इंटरव्यू देने ऑफिस में, बोले सर मेरे को रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट चाहिए। मैंने कहा कितना एक्सपीरियंस है? बोले सर 6 महीने का। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है? तो बोले सर ग्रेजुएट हूँ। मैंने कहा और कोई सर्टिफिकेशन? बोले सर मेरे कॉल्स अच्छे निकलते हैं। यार ये कौन सी क्वालिफिकेशन हुई यार, मुझे नहीं समझ आई आज तक। सही है, एक ये कमी है जो पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए और स्ट्रिक्टली होनी चाहिए यार। तो सर जैसे अभी ये बीच बीच में भी खबर आती रहती कि एक्सचेंज डायरेक्ट डीमेट ओपन कराएंगे अब, तो इसमें तो फिर ब्रोकर का पूरा रोल ही खत्म हो जाएगा सर। हाँ, तो जो अभी हो रहा है उससे और ज़्यादा होने लगेगा। आप सोचो कि जब डिस्काउंट ब्रोकर के पास क्लाइंट जा रहा है तो 0 सर्विसेज है उसके पास, है ना। सिर्फ अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर अच्छे हुए हैं क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रहे हैं वो, है ना। और ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के सॉफ्टवेयर अच्छे नहीं, उनके भी सॉफ्टवेयर अच्छे। एडिशनल क्या दे रहे हो आप? हम जाते हैं ना शॉपिंग करने, सर आज इसके साथ एडिशनल क्या है, तो एक जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है वो एडिशनल जो उसके साथ देता है, वो देता है उसकी सर्विसेज, वो देता है आपको कमिटमेंट कि आपके पोर्टफोलियो के लिए वो क्या सपोर्ट कर सकता है। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। वो एक गड़बड़ है क्योंकि देखा जाए तो अगर ब्रोकर ही गायब हो जाएंगे तो फिर तो त्रासदी हो जाएगी। हाँ क्योंकि ना। एजुकेशन तो वैसे ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी सब ब्रोकर बन रहा है अभी तो। अच्छा, अभी एटलीस्ट कोई रेस्पॉन्सिबल बंदा तो है, तब तो वो भी नहीं होगा। हम जाके बीएससी में जाके थोड़ी कंप्लेन करेंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ब्रोकर के होने से ये फिगर है, ये स्टैटिस्टिक्स है, अगर हट जाएगी, और उस केस में जब अभी सिर्फ इंडिया की 10% से कम पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में, अभी तो बहुत सारा मार्केट में पेनिट्रेशन बाकी है। मैं वही बोल रहा हूँ, 10% के आसपास की पब्लिक अभी स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन है। हाँ। अब जब वाइड रेंज वाला डीमेट अकाउंट ओपन होंगे
हाँ। जब ये फैलाव होगा हाँ, तब अगर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा तो फिर मार्केट की क्या सिचुएशन क्या होगी? सिचुएशन होगी? I don't क्योंकि know. एजुकेशन प्लेज एन वाइटल रोल यार। मेरे को तो स्टार्टिंग से हमेशा, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी आया थ्रू एजुकेशन, कि हाँ यार लोगों को एजुकेट करना सही है। अच्छा दादा, मेरे को एक और चीज़ बताओ कि जैसे ये मिडिल मैन हट गए, है ना, और फिर तो त्रासदी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं ब्रोकर की बात करूं, ब्रोकर, मैं कह रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, हम एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, कल से डिस्काउंट ब्रोकर ने भी क्या कर दिया, ट्रेडिशनल ब्रोकर की तरह धंधा चालू कर दिया और सर्विस देना चालू कर दिया। अच्छा, सर्विस क्या क्या देगा? कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको वो इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा रहा है, SIP के बारे में बता रहा है, डेट मार्केट के बारे में बता रहा है, ऑप्शंस फ्यूचर का सोल पर्पस बता रहा है। अच्छा, हेजिंग करना बता रहा है। अच्छा, हेजिंग करने से मेरे को याद आया दादा, जो आप और मैं, जैसे मैं लोगों को हेजिंग सिखाता हूँ, है ना, तो मेरे हिसाब से ब्रोकर का भी रोल रहता है हेजिंग बताने में। क्या होता है, जैसे मार्जिन है, दो चीजें हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट है, हाँ, उसको कल एनी हाउ IT शॉर्ट करके जाना था, हाँ, है ना। उसने बोला कि मैं तो यार 5400-5500 रुपए आपका परसिस्टेंस चल रहा है, तो मेरे को तो इसको शॉर्ट करना है ना। जो भी उसके इंट्यूशंस हो, अब उसको शॉर्ट करना है, तो उसने शॉर्ट कर दिया फ्यूचर, क्योंकि कैश होता तो वो शॉर्ट करके नहीं जा सकता, फ्यूचर तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, उसको शॉर्ट कर दिया, है ना। उसने शॉर्ट किया, तो अगर वो इंडिविजुअल क्लाइंट है तो उसको पता है कि यार मैं, मान लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इंडिविजुअली काम करता है, उसका किसी ब्रोकर से कनेक्शन नहीं, तो वो क्या करेगा, पोजीशन शॉर्ट करके चले जाएगा। वहीं मेरे यहाँ अगर वो करता है, मेरे यहाँ मीन्स मैं बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रेडिशनल ब्रोकर के यहाँ, जिसके यहाँ सर्विसेज अच्छे से डिलीवर होती हो, तो वहाँ क्या होगा कि हम उसको बोलते हैं, सर आप एक काम करो, एक कॉल पकड़ के जाओ, हाँ, है ना, ताकि आपका पोर्टफोलियो या आपकी पोजीशन हैज हो जाएगी, आपकी रिस्क थोड़ी सी मिनिमाइज हो जाएगी, और एक बेनिफिट और होगा, मार्जिन भी आपका कम लगेगा, है ना। दो बेनिफिट हो गए आपके। अब ये जो है वो क्या हुआ कि 10% नीचे आज परसिस्टेंस ओपन हुआ, ठीक है, उसको पैसा अच्छा मिल गया। अब इस केस में क्या होगा कि जिसने पुट नहीं, मतलब कॉल नहीं परचेज किया था, उसको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, जिसने कॉल परचेज किया था उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलेगा, बट पर्पस, हाँ। पर इन केस अगर ट्रम्प बोल देते हैं कि मोदी जी अभी मिल के गए हमसे और हम इंडिया को माफ करते हैं, और ऊपर खुल जाता, और 5% ऊपर खुल जाता है, तब हमारा जो कॉल पकड़ने वाला जो क्लाइंट है वो ज्यादा फायदे में होता है। आप समझ रहे हो ब्रोकर की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी अगर देखा जाए तो। और आज की तारीख में लोग उसको समझ ही नहीं रहे, 20 रुपए की या ट्रेडिशनल ब्रोकर की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है दादा, अगर आप लोग अपने रोल पे आ जाओ तो बहुत लोगों की दुकान बंद हो जाए, एजुकेशन वालों की दुकान बंद हो जाएगी, म्यूचुअल फंड वालों की दुकान बंद हो जाएगी, कि आप ही सजेस्ट दे दोगे। अच्छा, लोग, अगर मैं हेजिंग की बात करूं, अभी जबलपुर में ही मैं देख रहा हूं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो नॉमिनल हेजिंग पढ़ाता है, मैं बता रहा हूं। अब वहां पे क्या है, भयंकर भीड़ आ रही है। क्यों भीड़ आ रही है मैं बताऊं, क्योंकि वह आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा है अपने नाम से कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आयरन कॉन्डोर पढ़ाता है जो दुनिया भर में हर सालों से पता है, प्रूवन स्ट्रैटेजी आयरन कॉन्डोर क्या है, आपने अभी बता दी। मैं कह रहा हूं ना, सालों से चल रही है। हाँ, तो लोग समझ ही नहीं पा रहे मत कि यार वो स्ट्रैटेजी, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बढ़िया पैसे दे रहे हैं उस व्यक्ति को। बल्कि मैं अपनी बात करूं तो आयरन कॉन्डोर जो स्ट्रैटेजी, वो हमारे कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। उस बंदे ने पूरा का पूरा एक कोर्स बना रखा है सिर्फ आयरन कॉन्डोर के ऊपर, और दुनिया भर से भीड़ सिर्फ उससे वो सीखने आ रही है कि रिस्क फ्री पैसा कैसे बनता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने रोल में आ जाओ, आप एक कॉल में बता रहे हो कस्टमर को कि भाई चार्ज भी नहीं कर रहे हैं आज वही तो कह रहा हूं, आप तो बहुत लोगों की दुकानें बंद करवा सकते हो। मतलब सब ब्रोकर या ब्रोकर्स का मेन पार्टी वही है ना यार। आप सर्विस इंडस्ट्री में तो आपकी क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसको सर्विसेज देना चाहिए, है ना। पर क्लाइंट जब इतना ज़्यादा डिस्काउंट के बारे में सोचेगा और अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा तो कैसे पॉसिबल होगा फिर। नहीं, पर अगर ऐसे मैं देख रहा हूँ सर, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया ब्रोकर का। मतलब अगर चीज़ें बदल जाएंगी यार, अगर सही लोगों के हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कितना कुछ चेंज हो सकता है। मेरे को लगता है ये 10 में से 9 डेरिवेटिव ट्रेडर जो लॉस में जाते हैं, ये फिगर भी चेंज हो सकता है अगर हम सही ब्रोकर का चुनाव करना सीख जाएं तो। यार इसका जैसे आपने बोला, तो इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि जब से डिस्काउंट ब्रोकर्स का रोल प्ले ज़्यादा हुआ है ना, या ऑनलाइन का रोल प्ले ज़्यादा हुआ, उसके पहले का अगर हम डेटा देखेंगे तो 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस नहीं करते थे, ऐसा मेरा मानना है ना। और वहाँ पर 6 लोग या 7 लोग लॉस करते होंगे, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी हमेशा ब्रोकर से रही है,
है ना। हमारा बड़ा क्लाइंट रहता था तो हमारा जो मेरी ऊपर वाली हायरार्की या उससे ऊपर वाली वो भी उसको जानते थे। आज आपको इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ आप एक नंबर हो, क्लाइंट कोड। हाँ वही क्लाइंट कोड एक नंबर है। बट हमारे यहाँ पहले कोई जैन साहब है तो कोई शर्मा जी है तो कोई XYZ है तो कोई कौन है, उसकी एक वैल्यू थी और इसीलिए बहुत important है पर्सनल टच था हमारा। पर्सनल टच के कारण क्लाइंट को लॉन्ग टर्म रिलेशन में या लॉन्ग टर्म वे में क्लाइंट पैसा कमा सकता था। अच्छा दादा, अभी एक बहुत ही अच्छा मार्केट, करेंसी मार्केट को बंद कर दिया है ना। आप देख रहे हैं कि अभी यार जैसे ही हमारी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हुई उसकी वजह से लोग फॉरेक्स में शिफ्ट हुए, है ना। एंड आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे रेगुलेटर की कहीं ना कहीं ये जो मतलब स्लो एक्शन लेने की जो पॉलिसी है, मतलब लेट एक्शन लेने की पॉलिसी है, इससे बहुत मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे अब पहले इन्होंने पिछले साल अप्रैल में करेंसी मार्केट बंद कर दिया, फिर करेंसी मार्केट इतना प्यारा मार्केट होता था, मतलब कोई न्यू कमर है, हाँ उसको अगर सीखना है, ऑप्शन सीखना है तो करेंसी के करें ना। करेंसी आप एक चीज समझो इसमें जो बहुत अच्छा पॉइंट निकाला इनने, कि यार आप कोई सा भी स्टॉक 10% 20% मूवमेंट कर सकता है, किसी देश की करेंसी सिंगल डे में 10% मूवमेंट नहीं कर सकती। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वहां पर लॉस मिनिमाइज थे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी और सीखने के लिए बहुत कुछ था। अब आपने करेंसी मार्केट बंद कर दिया तो क्या लोग फॉरेक्स नहीं कर रहे? वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब अल्टीमेटली ऑप्शन बंद करके इन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन, भाई ऑप्शन में इंसान लॉस कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है लोगों को एजुकेट करो। बट इन्होंने क्या किया, ऑप्शन की सबसे पहले एक्सपायरी बंद करी, एक्सपायरी बंद करने के बाद लोगों को चस्का तो चढ़ गया, वो शिफ्ट हो गया इंटरनेशनल ब्रोकर के पास। आज आप देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग बढ़ गई है। और अच्छा, ये सब उनकी नाक के नीचे ही हो रहा है। कहने के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, बट आप अभी YouTube पे सर्च करोगे, लाइव फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैठ के लोग करते हुए दिखेंगे, हजारों चैनल हैं, कर ही रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इन लोगों ने हमारा फॉरेक्स मार्केट क्यों, करेंसी मार्केट क्यों बंद कर दिया? यार अब यार क्यों बंद किया इसका तो जवाब उन्हीं को देना चाहिए जिनने बंद किया। बट मुझे नहीं लगता कि उसकी ऐसी कोई ज़रूरत थी, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, काम अच्छा हो रहा था, और स्पेशली लॉसेस काफ़ी कम थे वहाँ पर। लॉसेस काफ़ी कम थे क्योंकि जैसे अभी तो 6-7 करेंसी में ट्रेड होने लगा था। इंटरनेशनल पेयर भी थे, जिस पेयर के लिए लोग बाहर जा रहे हैं वो हमारे इंडिया में ट्रेड हो रहे थे। पर अब आपने उसको बंद कर दिया तो फिर यहाँ से बंदा उठ के इंटरनेशनल में काम कर रहा है, उससे गवर्नमेंट के भी लॉसेस है ना। जो टैक्सेशन पार्ट इंडिया को मिलना था वो भी चले गया। बंदा तो काम कर ही रहा है। तो फोकस थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद कोई करेंसी में काम कर सकता है या कोई फ्यूचर में काम कर सकता है, ऑप्शन में काम कर सकता है, तो ज़्यादा बेटर होता। यस, एक एग्जाम रख देते कि करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव का शायद होता भी था, वो एग्जाम हो दो और आप सेगमेंट में काम करो। अच्छा, एजुकेशन लेवल पे मुझे लगता है कि हर चीज का एग्जाम रख देनी चाहिए इनको। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, देयर शुड बी अ सर्टिफिकेट, ये निकालो तो करो, या क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट कर देने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए। यार अगर ऐसा होता है ना तो मार्केट में लॉसेस के जो पार्टिसिपेट है वो काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि उसका मैं अभी मेरे एक मित्र हैं, उनके एक फ्रेंड है, आप बिलीव करोगे वो पर डे के 1 लाख के ऑप्शन खरीदना है उनको। जिद उनकी या करते ही आदत लग चुकी नहीं, है? अब जितना अभी जब तक फंड है तब तक तो करेंगे ना। अब वो जब या तो वो जीरो हो जाए, है ना, तो वो बंद कर देंगे, या फिर वो 4-6 गुना हो जाए। वो होते भी कई बार उनने बाई करा मेरे सामने, मैंने देखा कि 100 लॉट या 500 लॉट या 1000 लॉट लिए और वहाँ पैसा उनका 3 गुना 4 गुना हो गया। बट कितनी बार हुआ है। और बीकॉम में बंदा, नई शादी हुई है ना, नया जॉब लगा है ना, और पैसे की आ रहे इनकम, अच्छी बात है ना, तो भैया उसको इन्वेस्ट करो, कहीं अपॉर्चुनिटीज, अपने फंड को भी ग्रो होने का मौका दो। बट वो ऑप्शन की वजह से आज की तारीख में वो बंदा मोटा मोटा 10-15 लाख रुपए से अंदर है। तो ये तो सबके सामने ही, अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने देखा डब्बा ट्रेडिंग का मेरे को ऐड आ रहा है। हाँ काफी बड़ा, मतलब आप सोचो पहले जब हम मार्केट में आए थे तो डब्बा पे भयंकर स्ट्रिक्टनेस थी, है ना, और कई रेट डल रही है, कई क्या हो रहा है। आप सोचो डब्बा ट्रेडिंग ने अभी आजकल मोबाइल ऐप भी अरे मॉडर्न हो गए सर, मतलब वो तो नाम से ही इलीगल है। हाँ, डब्बा ट्रेडिंग, और उसमें आपको कोई टैक्सेस नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, और उसमें सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या दिया उन्होंने पता है? अब वो बढ़िया किसके लिए, जिनको डूबना ही है, कि भाई आपने 1 लाख रुपए डाला, अब 1 लाख रुपए का आपका स्टॉप लॉस है।
जब 1 लाख खत्म हो जाएंगे तब आपका लिमिट बंद हो जाएगी। अब 1 लाख में आपको 10 गोल्ड करना है, 5 गोल्ड करना है, 50 गोल्ड करना है। यार सेबी भी समझदार है, एक्सचेंजेस भी समझदार है, उनने क्या क्राइटेरिया करके जो मार्जिन बढ़ाए थे या मार्जिन किए थे, तो उसमें एक बार रिवीजन का मौका है, उनको सोचना चाहिए उसके बारे में, देखना चाहिए कि यार कितना मार्जिन सही रहेगा, क्या वॉलेटिलिटी है ना। उसकी वजह से आज देखोगे एमसीएक्स पे पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट निल हो गया। एनसीडीएक्स तो गायब ही हो गया ना दादा। एनसीडीएक्स की तो बात ही नहीं करता कोई। हाँ, एग्री कमोडिटी नाम का भी एक सेगमेंट हुआ करता था जो बंद हो गया, बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया है ना? और ऐसे ही रहा तो कमोडिटी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा धंधा डब्बे पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर क्या ट्रेडिशनल ब्रोकर भी कमोडिटी में 500 रुपए करोड़ धंधा करता है और वहाँ टैक्सेस लगते हैं उसको 1200-1300 रुपए, तो टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं और ब्रोकरेज कम लग रही है। पैसा कौन कमा रहा है? सरकार। अभी अच्छा, इनिशियली तो आपने बोला था ब्रोकर बड़ा माल कमा रहा है, अब शायद आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस कि पैसा कौन कमा रहा है। समझ गया था। अच्छा, पहले और अभी के रेशियो में अगर फर्क करूं तो क्या रेशियो में फर्क आया ब्रोकरेज और सरकार के पैसे में? यार देखो ब्रोकरेज पहले हम सब जब इनिशियल लेवल पे मैं जब मार्केट में आया था 2008 में मैं आया था जब मार्केट में, तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस समय, तब वहाँ हम 5 पैसा में डीमेट अकाउंट ओपन होता था, मतलब करोड़ पे 5000 रुपए, है ना। उस समय 1200-1300 रुपए 1400 रुपए के आसपास टैक्सेशन हुआ करता था। फिर ये 5 पैसा से धीरे धीरे 3 पैसा हुआ, 3 पैसा से 2 पैसे में तो अप्रूवल लेना पड़ता था हमको। हमारा मैनेजर साइन करके देगा पेपर पे, तब जाके वो 2 पैसा ब्रोकरेज होगी, अदरवाइज वो 3 पैसे ही रहेगी। फिर धीरे धीरे वो 1 पैसा हुई, अब तो 20 रुपए हो गई। 20 रुपए हो गए। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रोकर का रेवेन्यू कम हो गया, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया। सामने आपके क्या हो रहा है, सही क्या है? भाई साहब, अपन ने गलत व्यक्ति को पकड़ा। असली गुनहगार तो सरकार है, ये वाले मत करना। हमारा दर्द भी समझो यार। यही डिफरेंस है, मैं यही बोल रहा था कि अभी ना दूर से कुछ और एक है पर्सपेक्टिव ब्रोकर को लेके, जैसे मैंने भी बोला कि पैसा तो ब्रोकर कमा। नहीं यार, ब्रोकर देखो आप अच्छी ब्रोकर कमा रहा है पैसा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कमा रहा है ना, कमा भी रहे, ग्रोथ भी हो रही, सब कुछ है, पर एज कम्पेयर टू प्रीवियस, जैसे अगर आज क्लाइंट को लगता है मेरा इतना पैसा लग रहा है तो इतनी ब्रोकरेज नहीं लगती, टैक्सेशन पार्ट भी बहुत सारा है ना, और गवर्नमेंट भी कमाएगी तो ही खर्चा करेगी, मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ। बट प्रोसेस ऐसी होना कि सब प्रॉपर वे में चैनलाइज करके काम कर सके, अगर ऐसी प्रोसेस होगी तो ही तो हमारा मार्केट रेगुलेटेड और प्रॉपर वे में जाएगा। अदरवाइज डब्बा वाला हम देख ही रहे, ऐप भी लॉन्च कर दिया, थोड़े दिन बाद तो लाइव मार्केट उनका पर्सनल एक एक्सचेंज ही चालू कर देंगे। मैं देख के मेरे दंग रह गया कि भाई इतना लेजिट, वो प्रमोशनल ऐड आ रही है, प्रॉपर ऐड। अच्छा दादा, आपने ना जाने कितनों को मार्केट में आते हुए और जाते हुए देखा। अच्छा, बीइंग अ ब्रोकर, आप आज एक फिगर तो सच बता दो, कितने लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं और कितने नहीं बनाते? क्या रेशियो है? बनाते तो उनका स्टाइल क्या होता है अभी तक आपके पास जो है? ठीक है, आप बीइंग अ ब्रोकर, आपका रोल रहता है, आप गाइड करते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं उस फैक्टर को साइड में रख दूं, तो आपने इतने सारे लोगों को इस मार्केट में लेके आए हो और कितने तो साफ हो गए, चले गए। तो अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर की बात करूं तो उनका नेचर क्या होता है? क्योंकि आप बहुत क्लोजली रहते हो ऐसे लोगों के साथ। क्या होता है कि जब ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो उसमें देखो सबसे बड़ी बात जो है उस बंदे की साइकोलॉजी, कि किस पर्पस से वो ट्रेडिंग करने आ रहा है ना, ये किस पर्पस से उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जो आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैंने बताया 2012 के क्लाइंट भी मेरे पास काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और उनका जो पैटर्न है वो आगे भी काम करते रहेंगे। उनको अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, मेरे एक क्लाइंट है, उनने कुछ XYZ अमाउंट लगा रखा है, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ FD को बीट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है। वाह यार। बस उनका फिक्स है कि यार मैंने 15,000 रुपये लगाए और इस पे 500 रुपये मिल रहे हैं, तो बोले सौदा पुरता है मेरे को। आज की बात है, हमने परसिस्टेंस की 4600 की पुट शॉट की, 103 रुपये के आसपास पुट शॉट की हमने, तो मार्जिन था उसका 87,000 रुपये के आसपास, है ना, 90,000 राउंड फिगर मानते हैं। उस पर पूरा महीना अगर 103 रुपये के आसपास शॉर्ट हुई, मतलब 10,000 मोटा मोटा वैल्यू आती है कि अगर पूरा महीना वो रखते हैं तो 10,000 रुपये उनको मिलेगा। अब उसमें उनको जैसे ही 1500-1700 रुपये मिलेंगे, वो बुक करके बाहर हो जाएंगे, है ना। 87,000 रुपये लगा के 1500 रुपये का प्रॉफिट लेके वो बाहर हो जाएंगे। वहीं अगर आपने देखा है कि 20,000 का ऑप्शन खरीदते हैं और 2 लाख रुपए करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ फिगर है। मैं बता रहा हूँ ना, साइकोलॉजी एक बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केट में आने के लिए। मतलब आपकी साइकोलॉजिकल लेवल भी वैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए लोगों में। मैं बोलता हूँ ना, हर घर ट्रेडर नहीं हो सकते। ट्रेडर बनना आसान नहीं है ना यार, उसके लिए साइकोलॉजी के अलावा आपके पास नॉलेज, आपकी ट्रेड लेने की कैपेसिटी के कितने टाइम में आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, है ना। आपने बताया कि आपके यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ के गए, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत छोटे फंड से परसेंटेज वाइज काफी अच्छा रिटर्न निकाल रहे होंगे, निकालते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बड़ा अमाउंट लगा के भी लॉस कर रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2000 मैं वही कह रहा था, एक आध तो हो जाए, एक आध किससे तो हो जाए यार। हाँ 2013 की बात है, 2013 12-13 की बात है। एक जबरदस्त क्लाइंट थे, है ना। मतलब पैसा उनके लिए, उनने जब फंड डाला तो मैं जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ की कंपनी के हेड ने मुझे बुलाया कि भाई इसने इतना बड़ा अमाउंट 50 लाख रुपए सिंगल ट्रांजेक्शन में कैसे डाला। मैंने कहा सर बात तो सही है, बट उसके एक नंबर के अकाउंट से अच्छा, हमारे 50 लाख रुपए डाले तब 11-12 में। 12 अरे बाप। है ना, सिंगल ट्रांजेक्शन में आए। अब उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन थी उनने पूछा कहाँ से आया। मैंने कहा सर एक नंबर में उसके बैंक अकाउंट हमारे यहाँ जो मैप है, जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आया। अब उसके लिए हम कहाँ से आया वो तो हम पूछ नहीं सकते क्लाइंट। उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब अच्छा दादा, एक चीज ये भी स्क्रूटनी हुई, कहाँ से आया, समझ रहे हो आप? तो ये अच्छा ब्रोकर है तो वो पूछता है, मैंने बोला ना अच्छा ब्रोकर है तो वो पूछता है कहाँ से आया। अब हमने जब स्टार्ट किया उसकी ट्रेडिंग, आप बिलीव करो उसको 10 मिनट में 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसा प्रॉफिट लॉस चलता रहता था। एक बार एमआरएफ का एक सौदा था उसका, और उस एमआरएफ के सौदे में 7 लाख रुपए सामने से मिल रहे थे उसको। उसने डीलर को बोला कि 7 लाख रुपए मिल रहे थे, एक काम कर सामने से काट दे। अब सामने से तो एमआरएफ में डिफरेंस ही चलता है 100 रुपए का प्राइस में, तो वहाँ जो 7 लाख का प्रॉफिट था वो 3-3.5 लाख के प्रॉफिट पे बुक हुआ। ठीक है, अब वो हो गया सामने होता मार्केट क्वांटिटी। पे मैं काट जो दिया। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वांटिटी वो ट्रेड करता था, उसके बाद 2017 आई थिंक 2017-18 में उनका मेरे पास कॉल आया, है ना। अच्छा काम किया उन्होंने, खूब काम अभी पहले पैसे कब आए थे? किया 2012 में। है ना। अभी 17-18 17-18 में उनका मेरे पास कॉल आया, दिल्ली से कॉल आया। बोले यार राजन, मैंने कहा जी सर, क्योंकि अपने लिए तो बड़े ही क्लाइंट है। बोले यार कोई दिल्ली में तेरा पहचान का हो तो मुझे यार एक 10,000 की जॉब चाहिए थी। मैंने कहा यार सर क्या बात कर रहे हो आप? आप सोचो, क्योंकि एक्सेसिव ट्रेडिंग, इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मेरा मोटिव है, आपकी रिस्क कैपेसिटी तो समझो यार, आप क्यों कर रहे हो, क्या लॉजिक है इसके पीछे। एक ब्रोकर का अगर मैं लेवल की बात करूं तो पहले मैं अपने उससे कोरिलेट करता हूं। जैसे मेरे इंस्टाग्राम या मैं बाकी जगह देखूं तो मेरे पास करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है ना। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने मान लो अपने अकाउंट पे एक स्टेटस डाल दिया, एक पोल डाला कि यार आपका फेवरेट टेक्निकल टूल कौन सा है। अब उसमें मैंने 3-4 ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे ट्रेंड लाइन है, इंडिकेटर में RSI है ना, वॉल्यूम एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है। तो मैं एक पोल डालता हूँ। अब जनता को क्या लगता है कि भाई मनीष बिमल ये पूछ रहा है कि आपका फेवरेट कौन सा है, तो जनता फटाफट पोल का आंसर कर देती है। अच्छा, डेटा कुछ और आ रहा है बट मैं उसको एनालाइज अलग तरीके से करता हूँ। मतलब मैंने पूछा ये लोगों से कि आपका फेवरेट टूल क्या है आज की तारीख में एनालिसिस करने का, बट मेरा पर्पस था, मेरे को ये पूछना था कि आप आज की तारीख में पैसा किस टूल की वजह से गवा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग था ना। बीइंग अ ब्रोकर, आपके पास तो क्लाइंटों का भयंकर डेटा होता है, यू नो देयर पोजीशंस, आपको उनका RMS से पोजीशंस दिखती है, नेकेड पोजीशन, हेज पोजीशन, ओवरऑल पोजीशंस दिखती है। तो जैसे आप ब्रोकर हो, आपके पास 1000 2000 जितने भी 10,000 जितने भी क्लाइंट है, ब्रोकर जो हैं, जो मेन ब्रोकर है, उनके पास तो लाखों में क्लाइंट है। तो क्या क्लाइंटों की पोजीशंस को एनालाइज करके भी आप लोग रिसर्च करते हो? करना ही पड़ता है ना यार। देखो क्या होता है कि जब आपको पोजीशन दिखेगी, है ना, डेटा सैम्पलिंग या डेटा एनालिसिस का लॉजिक क्या है, आपको डेटा दिख रहा है कि कितने लोग शॉर्ट है कितने बाइंग है ना। तो उस कंडीशन पे, अब जैसे मैंने इसका बीच में आपसे डिस्कस किया था, कोई बंदा बोलता है ये बहुत बढ़ गया इसलिए बेच दिया मैंने। हाँ भाई आपके हिसाब से बढ़ गया, पर जब पोजीशन ओपन है तो वो कल भी नीचे नहीं आना स्टॉक, है ना, वो कल भी भगेगा। पर आप क्या कर रहे हो यार, 10% बढ़ गया इसको शॉर्ट कर दो। क्यों स्टॉक 10% के बाद 15% और 20% तक जाता है? लॉजिक क्या है उसके पीछे का? उसके पीछे का लॉजिक है पोजीशंस, किस वे में पोजीशन डेवलप हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि उसको आपने एनालाइज कैसे किया है। हाँ, है ना, जैसे मैंने अलग तरीके से एनालाइज करता हूँ पोल्स को। एनालाइज सही किया है
तो ही आप उससे पैसा कमा सकते हो। और मेरा तो एक मानना है यार कि किसी भी स्टॉक के बहुत ज़्यादा बढ़ने या घटने से बाइंग करना या सेलिंग करना, वो किसी भी तरीके की मतलब रिसर्च नहीं हो सकती। समझदारी नहीं है। हाँ, मतलब जो लोग बोलते हैं ना यार मैंने पैसा कमाया, एक बार कमा लोगे आप, 10% बढ़ गया, आपने शॉर्ट कर दिया 3% का, जब वो रिलैक्सेशन आता है स्टॉक में, है ना, कि वो जब कूलिंग पीरियड जो होता है उसके बाद वो थोड़ा सा ठंडा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार ठंडा होगा। यस, वो समटाइम्स ऐसा होता है 10%, 10% से 13, 13 से 17 और 20% सीधा हो जाएगा। वो आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा और फिर उस समय पोजीशन फंस जाएगी। फिर आप तो पैसे ही 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए तो लेके आए थे, वो तो जीरो होना ही है। और फिर पूरा महीना इंतजार करेंगे ऑप्शन का। अब मेरा देखो पलटेगा, अब और एवरेज करता हूँ, अब और एवरेज करता हूँ। मुझे एक चीज़ बताइए, अपन बैठे हैं अभी पलासिया पे, मुझे विजयनगर जाना था, है ना। अब मैं गलती से गीता भवन वाली बस में बैठ गया, तो मेरा सबसे पहला कॉल क्या होना चाहिए कि भैया मुझे जाना इधर था, जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आ रहा है उतर जाऊं, वहाँ उतर के मैं मेरे हाथ जोड़ के गलती मान लूंगा। सही बात तो है। यही ट्रेड में होता है ना, यही ट्रेड में होता है कि भाई मुझे जो मेरा अगर ट्रेड सही नहीं है, स्टॉप लॉस क्यों बना है, सही बात है कि भैया मेरा जो ट्रेड गलत है तो उसका एक स्टॉप लॉस रखूं और उससे हाथ जोड़ लूं। पर आदमी फिर उसको क्या करता है, एवरेज करता है। मेरी 150 रुपए की चीज़ थी, अब 70 की हो गई, 70 की फिर 10 लॉट वाली लिए, 15 की हो गई, 15 वाली 2 की हो गई। अब तो चलेगा भाई, तेरे शेयर के प्राइस में और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस बड़ा हो गया, वो एक्सपायरी तक भी नहीं आएगा। सही बात। अब उसमें 100 में से एक आध बार आ गया, फिर वही कहानी है। तो एजुकेशन का है। बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि उसके पास अगर फिजिकल शेयर हैं, तो अगर उस फिजिकल शेयर को उसको डीमैट में करना है या उनके बदले पैसे की ज़रूरत है, कन्वर्ट करना है, तो क्या ये काम भी ब्रोकर का होता है? बिल्कुल होता है यार। स्टॉक मार्केट से या शेयर से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है, वो सब कुछ देने का काम एक ब्रोकर का है। बट अभी क्या हो रहा है पता है, जैसे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स या जो भी आए हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइंट का जो टच है वो क्लाइंट मतलब ब्रोकर और क्लाइंट के बीच के जो टच है वो खत्म हो गया। तो इसमें भी बीच में एक और ब्रोकर आ गया। हाँ। है ना, कई सारे ऐसे लोग आए जो आपके फिजिकल शेयर्स को डीमेटलाइज करवाने के चार्जेस लेते हैं। मतलब सपोज मान लीजिए आज आपके पास 10 लाख रुपए के शेयर्स फिजिकल में रखे हुए हैं, अब उनको डीमेटलाइज जब तक आप नहीं करवाओगे पहले तो आप सेल नहीं कर सकते उनको, है ना। और कोई सा भी शेयर है वो पूरे अगर आपके नाम पे है तो वो डीमेटलाइज होंगे, और डीमेटलाइज करवाना है तो उनके लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, और तमाम सारी चीज़ें जो आरटीए मांगेगा आपसे वो सब कुछ देना होगा। तो इसके लिए क्या एक लेंदी प्रोसेस है ना, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसके लिए बीच में क्या मीडिएटर आए, उन्होंने क्या करा कि यार 10 लाख रुपए का है, 20% लेंगे हम, आपके शेयर डिमेटलाइज करवा के देंगे, है ना। वहीं अगर आप ब्रोकर के थ्रू करते हो तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, कोई भी पैसा नहीं लेता ब्रोकर। अपने 20 रुपए बचाने गए 2 लाख रुपए दे दिए, हाँ सही बात है ना। तो यहाँ बहुत सारी 20 रुपए बचाने के 2 लाख। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, अब जैसे मैं रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, उनको पास जो है रिलायंस इंडस्ट्री के 100 शेयर थे। 100 शेयर उनको जो है बोनस इशू हुआ तब मिले, और रिसेंटली अभी बोनस इशू किया, है ना। तो टोटल उनके पास 400 शेयर हो गए। अब देखा जाए तो मेरा काम क्या है कि भैया आपको ट्रेडिंग, जैसे आपने इनिशियल लेवल पे मुझे बोला था ब्रोकर बहुत माल कमा रहा, और ब्रोकर की जो प्रोसेस है वो क्या है, सिर्फ ट्रेड लगाना, काटना, ब्रोकरेज ले लेना। बट अब मैं उसको बताता हूँ, कभी आपका अपनी मुलाकात हुई तो मैं उनसे मिलूंगा। अभी मैं पिछले 6 महीने से उनके काम में लगा हूँ। पहले मैंने उनको ये प्रोसेस बताई कि जो आपके शेयर सर्टिफिकेट गुम गए वो कैसे मिलेंगे। उनके शेयर सर्टिफिकेट हमने कलेक्ट किए, उसके बाद जो शेयर सर्टिफिकेट आए उनको डीमेटलाइज करने के लिए भेजा। अब इसमें भी एक और केस हुआ, क्या हुआ उनके साथ कि उनके 2 डीमेट अकाउंट थे, एक हमारे पास और एक किसी और ब्रोकर के पास। अब वो ब्रोकर हमारे यहाँ मर्ज हो गया ड्यू टू इलीगल एक्टिविटीज, सेबी ने उसको बैन कर दिया, तो उसका जो है वो हमारे यहाँ मर्ज हो गया। अब उनके 2 डीमेट अकाउंट हो गए एक ही फर्म में। तो अब उसमें क्या हुआ कि वो एक उनका शादी के पहले का नाम है, एक शादी के बाद का नाम है। वो तमाम सारी प्रोसेस करवाने की जवाबदारी मेरी है। मैंने उनके सारे रिजॉल्व करवाए और उनके शेयर भेजे हमने डीमेटलाइज करवाने के लिए। अब वो डीमेटलाइज होगा, इवन जो मेल करवाना है उनको, आरटीए से कम्युनिकेशन, वो तमाम सारा, मतलब मैं पिछले 4 महीने 5 महीने से लगा हुआ हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही है। वहीं अगर वो किसी एजेंट के पास चले जाती,
अगर उनका अकाउंट कहीं डिस्काउंट ब्रोकर में होता तो वो किसी एजेंट के पास जाना ही पड़ता, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। वो हेल्प ही है नहीं ना? करते। नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। आप डिस्कस किससे करोगे? आपको डिस्कस करना पड़ेगा ना। तो वो प्रोसेस करने के लिए उनको एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, उस क्लाइंट ने आज तक अभी तक मेरे यहाँ सिंगल ट्रेड भी नहीं किया है। कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये, हाँ, नहीं, मैं भी पॉसिबल नहीं पता होगा। मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू शायद लोगों तक ये बात अभी पहुंचे। अपना जो इस पॉडकास्ट को करने का जो मोटो था वो अपन ने शेयर कर दिया। Yes. अब लोग उसको किस वे में लेते हैं, हाँ, it वो depends कि क्या चॉइस है लोगों की। चलो होपफुली होपफुली सब बढ़िया है, सब समझ में आए लोगों को। पैर दुख गए यार। आई नीड भैया अगली बार से बजट बढ़ाना और मेरे को अपना खुद का एक सोफा चाहिए जहां पे मैं आराम से बैठ के